आप ये कहते हैं कि जो भी सत्ता में पार्टी रहती है वो हमेशा आरटीआई के खिलाफ रहती है। तो मुझे आपके एक केस के ऊपर बात करनी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की आपने एक बड़ी डिफॉल्टर लिस्ट मांगी थी, तो वो आपको अभी तक मिली है कि नहीं मिली? जो डोर क्लोज का जो सिस्टम आ रहा है ट्रेन्स के अंदर, तो ये पहले क्यों नहीं लाया गया, अब क्यों ला रहे हैं? मतलब पहले से अगर होता तो इतनी डट्स नहीं होती, आपको लगता नहीं? बार बार जब ये एक्सीडेंट हुए, मासूमों की मौत हुई, जी उसमें भीड़ का भी कारण है। तो आज उसके पर्याय में मेट्रो की व्यवस्था आज मुंबई मेमार में शुरू हुई, कुछ जगह पर उसका असर हुआ है। तो जो दुर्घटना होने के बाद जो करप्शन था, क्योंकि आज भी बिलबोर्ड को लेकर कई सारे जो मामले आ रहे हैं, यहाँ पर करोड़ों का रेवेन्यू उनको मिल रहा है, सरकार को जो मिल रहा है वो नथिंग के बराबर है। क्योंकि वहाँ पर एक लॉबी है, वो लॉबी काम करती है। कई सारे एमएलए, कई सारे नगर सेवक, उनके भी कई सारे डायरेक्ट इनडायरेक्टली इस कंपनियों में पार्टनरशिप है। हाँ। उसका खुलासा हम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि रिकॉर्ड पर उनका नाम नहीं है। अगर आपको राजनीति में आने का मौका मिले तो आप किस पार्टी को चॉइस करेंगे, कांग्रेस, बीजेपी या कोई और? अनिल गलगली जी का स्वागत है हमारे पॉडकास्ट। नमस्कार। एक बहुत ट्रोल वाला हमारा क्वेश्चन होता है, लेकिन हम हमेशा वही पूछते हैं स्टार्टिंग करके। आपने कभी अपने बचपन के बारे में सही से नहीं बताया। जब 16 साल के ईयर में आपने टाइम में आपने लोगों के लिए, आरटीआई के लिए, ये सब के बारे में आपने सोचा, करना स्टार्ट किया, तो वो फेस क्या था? देखिए कि जब उम्र की 16 साल में जब सामाजिक जीवन है, जो वहाँ का जो इलाका था हमारा चांदीवली कुर्ला का, तो वहाँ पर कई सारे समस्याएं थी। तो उन समस्याओं को सुलझाने के लिए हमेशा नगर सेवक एमएलए के पास लोगों को जाना पड़ता था। तो हमने एक पहल की कि एक आम नागरिक, जैसे हमारे भारतीय संविधान ने हमें अलग अलग अधिकार दिए हैं, तो उस अधिकारियों का इस्तेमाल करके हमने महानगर पालिका अधिकारियों से संपर्क किया और हमें पहली ही पहल में सफलता मिली। तो बाद में जो सिलसिला शुरू हुआ, जो आज तक बरकरार है। क्या क्या तकलीफ थी पहली जो तो आपने वहाँ पर एक देखी? टॉयलेट के इश्यूज थे, वहाँ के दरवाजे नहीं थे, स्लम में जो शौचालय होते हैं तो वहाँ पर सफाई का मामला था। तो इन सारी चीज़ों को लेकर जब हमने असिस्टेंट इंजीनियर मेंटेनेंस से संपर्क किया, तो पहले ही खेप में जब हमें सफलता मिली, तो हमें पता चला कि एक सामान्य नागरिक के तौर पर, एक अलर्ट सिटीजन के तौर पर हम वो भी काम कर सकते हैं जो नगर सेवक कर रहा है, या जिसके लिए लोगों को उनके दरवाजे तक जाना पड़ता है। ओके। जैसे हर एक लीडर का सफ़र अलग अलग होता है, तो जब आपने 16 साल की उम्र में ये सब स्टार्ट किया था, तो क्या आपके साथ कोई था या फिर आप अकेले चल रहे थे? देखिए कि जब पहल करते हैं, जब भी कोई बड़ी मूवमेंट होती है या कोई बड़ा हम अभियान चलाते हैं, तो निश्चित तौर पर हम पहले अकेले होते हैं, बाद में कारवां बनते जाता है। तो वहाँ के जो हमारे लोकल साथी थे, जो अलग अलग जो पॉलिटिकल लोग थे, सोशल फील्ड के लोग थे, एजुकेशन से जुड़े हुए लोग थे, क्योंकि हर एक क्षेत्र में अलग अलग समस्या है। उन समस्याओं का निदान कभी भी पूर्ण नहीं होता है, चाहे हमारी राजनीतिक व्यवस्था हो, या हमारी जो पॉलिटिकल सिस्टम हो, या जो सरकारी यंत्रणा है। हर जगह पर कुछ ना कुछ इतनी खामियां रहती है कि कोई भी 100% उस काम को पूरा नहीं कर पाता है। तो निश्चित तौर पर जब हमने शुरुआत की, तो हम अकेले थे, मगर जब बाद में लोगों का कारवां बनता गया, और आज भी वो सिलसिला जारी है। भले हमारी कोई टीम नहीं है, जब भी किसी को कोई ज़रूरत पड़ती है, तो व्हाट्सएप के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, सिर्फ मुंबई नहीं, मुंबई के बाहर के भी लोग कॉन्टैक्ट करते हैं, महाराष्ट्र के लोग भी संपर्क करते हैं, कई बार दिल्ली से, चेन्नई से, अलग अलग राज्यों से भी लोग उनकी समस्या को लेकर जब निदान मांगते हैं। क्योंकि आज हमारे पास सरकार ने जो सिस्टम बनाई है, कानून भी है, अधिकार भी है, मगर उसका किस किस तरह से उसका इस्तेमाल करना चाहिए, किस दिशा में जाना चाहिए, और उसको थोड़ा सा भी मार्गदर्शन लोगों को मिलेगा, तो निश्चित तौर पर हर एक नागरिक को सरकार की सुविधाओं का लाभ निश्चित तौर पर मिलेगा। जी। जब आपने ये शुरू किया था, तो किस व्यक्ति से आप बहुत प्रभावित हुए थे? देखिए कि जब हमने शुरुआत की, तो इतने सारी जो झंझटें थी, इतने सारे समस्याएँ थे, जो स्लम में रहने वाला व्यक्ति, उसके आस-पास में जो घिरी समस्या होती है, तो उसके लिए कोई आदर्श नहीं बन सकता है, क्योंकि हर वक़्त उसको वही समस्या दिखती है, हर वक़्त उस परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमने ऐसे किसी को आदर्श नहीं माना, हमने खुद ही अपने जो संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं, जो अलग-अलग कानून की जो परिभाषाएँ थी, जो अलग-अलग जो महानगर पालिका के नियम थे, जो महाराष्ट्र सरकार के नियम थे, उसका हमने थोड़ा-सा अध्ययन किया, क्योंकि पहले से अध्ययन किया हमको थोड़ी-सी ज़्यादा आवश्यकता पड़ी। उस अध्ययन करने के हमें पता चला कि हम इस कानून के आधार पर लेकर, या इस पहल को करने के बाद हमें निश्चित तौर पर न्याय मिलेगा, और जो सिलसिला शुरू हुआ, वो आज भी बरकरार है। हुँ। जब आपने ये सिलसिला शुरू किया था, क्या आपको ये पता था कि आरटीआई में एक बहुत बड़ा नाम आप बना लेंगे? देखिए, जब हमने सिलसिला शुरू किया, तब आरटीआई कानून नहीं था। आरटीआई कानून हमारे महाराष्ट्र में 2002 में लागू हुआ।
उस वक्त काफ़ी स्ट्रगल का सामना करना पड़ा। हर एक समस्या को लेकर संघर्ष करना, फॉलोअप करना, ये काफ़ी दिक्कत वाला काम होता है। उसके लिए कई बार समय भी गंवाना पड़ता है, कई बार मतलब अपमान भी सहन करना पड़ता है, कभी कई बार काम भी नहीं होता है। तो लोग नाम रखने वाले लोग ज़्यादा होते हैं, काम होने के बाद उसकी तारीफ़ करने वाले कम होते हैं। हुँ, अगर हम किसी मामले में फेल होते हैं, तो उसकी चर्चाएँ अधिक होती है, सफल होने पर तो चर्चाएँ कम होती है। तो निश्चित तौर पर अलग-अलग जो विषयों को लेकर जब हमने संघर्ष शुरू किया, तब आरटी कानून नहीं था। 2002 तक काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हमने मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, उस वक़्त व्हाट्सएप और ट्विटर और फेसबुक इतना लोकप्रिय नहीं था, हुँ। जो आज के दौर में है। तो निश्चित तौर पर हम लोगों से संपर्क करते थे, लोगों के पास जाके दबाव बनाते थे, लोगों से गुज़ारिश करते थे। तो निश्चित तौर पर जब 2002 में आरटीआई कानून आया, तो उसके बाद कहीं न कहीं तो हमारी जो मूवमेंट थी, हमारा जो अभियान था, उसको एक धार मिली और हम अधिकार के साथ सरकार के पास या उस व्यक्ति के पास जाकर अपना हक की लड़ाई का शुरुआत कर सके। जी। अनिल जी, कभी आपने इस क्वेश्चन के ऊपर कभी बात नहीं हो पाई किसी भी आपके इंटरव्यू में भी या कहीं भी? जब आपने शुरुआत की थी, तो क्या आपको फैमिली सपोर्ट मिला था? क्योंकि हम भी स्टूडेंट्स हैं, हमने भी शुरुआत की है, तो फैमिली सपोर्ट पहले नहीं मिलता था। फिर धीरे-धीरे उन्हें समझ में आया कि ये ज़िद्दी हैं, ये करेंगे ही करेंगे। तो आपकी फैमिली ने क्या रिएक्ट किया था इसके ऊपर? देखिए, हमारी फैमिली एक संस्कार से जुड़ी हुई हमारा परिवार है। जी। तो निश्चित तौर पर उन्हें लगा कि जब भी हमारा कोई लड़का, हमारा जो पारिवारिक सदस्य जो भी काम करेगा, वो समाज के हित में करेगा। तो कभी कभी भी हमें फैमिली की तरफ से कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। उल्टे हमें जो मनोबल मिला, जो उनकी ताकत मिली, क्योंकि कई बार रात को 2-2 3-3 बजे आज भी वही हुँ। सिलसिला है कि सुबह तो हम निकल लेते हैं, लेकिन रात को कितने बजे घर पहुँचेंगे, कब खाना खाएँगे, कब सोएँगे, उसका कोई भी समय निर्धारित नहीं है। तो निश्चित तौर पर परिवार की तरफ से जो मनोबल मिला, जो ताकत मिली, वही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आपने कहा है कि सुबह निकलते हैं घर से, ठीक है, रात को कब पहुँचेंगे? मैं पूछता हूँ, पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे? नहीं, निश्चित तौर पर देखो, जब भी आप कोई सकारात्मक काम करते हैं, तो नकारात्मक लोग उसकी खिलाफत करते हैं। कई बार संघर्ष का सामना करना पड़ता है, कई बार लड़ाइयाँ भी होती है। मगर जब अपनी नैतिकता के साथ, ईमानदारी के साथ और प्रामाणिक के साथ अगर काम किया, तो सामने वाला को भी डर लगता है कि हम उस व्यक्ति से लड़ नहीं पाएँगे, जो एथिक्स रखता है, जो नैतिकता से काम करता है, जो ईमानदारी से काम करता है। तो कहीं न कहीं तो हमें अपनी कसौटी पर उतरने की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि 100% कोई परिपूर्ण नहीं होता है। मगर हमने कोशिश की, उस तरफ प्रयास किया, तो निश्चित तौर पर डर नाम की कोई चीज़ शेष नहीं रहती। अनिल जी, कभी आप ये जो आपकी पूरी जर्नी थी, कभी आपको ये लगा है क्या कि नहीं, ये मुझे छोड़ देना चाहिए? ये कोई एक मोमेंट आया था? नहीं, अभी तक ऐसा कोई मोमेंट आया नहीं, क्योंकि जब भी हमने कोई कोशिश की, तो ईश्वर की आशीर्वाद से और कहीं न कहीं तो जो सरकार में बैठे हुए लोग भी हैं, चाहे राजनीतिक दल के लोग हों या जो सिस्टम में बैठे हुए लोग हों, उनमें अच्छे लोगों की भी बहुत बड़ी तादाद है। वो अच्छे लोग चाहते हैं कि इस सिस्टम में जो बुराइयाँ हैं, जो खामियाँ हैं, उसे दूर करने के लिए कोई न कोई तो आगे आए। क्योंकि एक प्रशासनिक जब चौखट में वो काम करते हैं, तो उनकी कुछ समय की एक पाबंदियाँ होती है, उनकी कोई लिमिट्स होती है और लिमिट्स को पार नहीं कर पाते। तो उस वक़्त हमारे जैसे लोग, जो कार्यकर्ता हैं, जो सामाजिक मूवमेंट करते हैं, जो अभियान चलाते हैं, तो कहीं न कहीं तो सिस्टम में बैठे हुए लोगों की भी कई बार मदद मिलती है। तो कभी ऐसा वक़्त नहीं आया कि हमें छोड़ना चाहिए या इस क्षेत्र में हम जो काम कर रहे हैं, कभी पछतावा भी आज तक नहीं हुआ। राजनीतिक कैसे सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि राजनीतिक में लोग ऐसे बैठे हैं जिनको ये लगता है कि आरटीआई होना भी नहीं चाहिए। देखिए कि हर राजनीतिक जो लोग हैं, चाहे राजनीतिक दल है या राजनीतिक पार्टी के नेता है, वो आरटीआई से बचने की कोशिश करते हैं। हाँ, लेकिन मेरा एक अनुभव अलग है कि जब भी हमने कोई मामला सरकार के पास लेके गए, चाहे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हो, इसके पहले उद्धव ठाकरे थे, अशोक चौहान थे, उन्होंने काफ़ी सम्मान के साथ हमारी समस्याओं को सुना। कई सारी समस्याओं पर उन्होंने उसका सॉल्यूशन भी किया। खासकर मैं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी की बात करता हूँ कि कई सारे ऐसे आरटीआई से जुड़े हुए मामले थे, जब उनके संज्ञान में आया, तो उन्होंने सामने से संपर्क करके उस चीज़ की जानकारी माँगी। क्योंकि राजनीति हो या सामाजिक क्षेत्र हो, मैंने पहले कहा कि कोई व्यक्ति परिपूर्ण नहीं होता है। हुँ। वो जानकारी ही हमेशा अपडेट होनी पड़ती है। उस जानकारी से हमने उनको संज्ञान में लाया, तो निश्चित तौर पर काम होता है। कई सारे ऐसे काम हैं जो सरकार की तरफ से किए गए, सरकार ने हमारी एक छोटी-सी माँग के बाद तुरंत उसको सॉल्यूशन किया, उसका निराकरण किया। तो मेरा मानना है कि जब आप अच्छे तरीके से, अच्छे सद्भाव से या अच्छे कारण से जब सरकार के पास जाएँगे,
सिस्टम के पास जाएंगे तो निश्चित तौर पर उसका परिणाम भी सकारात्मक ही होगा। आपके करियर में कोई ऐसा केस था जो सबसे सक्सेसफुल हुआ है आपके आरटीआई केस में? देखिए कि ये आरटीआई कोई मेरे लिए करियर नहीं है, एक मेरा पैशन है। हम्म। हमने उस पैशन के लिए काम किया है, क्योंकि मेरे लिए चाहे छोटा गटर का मामला हो हाँ। या कोई मंत्री के संपत्ति का मामला हो या कोई बहुत बड़ी जानकारी हो, हमारे लिए आरटीआई आरटीआई है। आरटीआई में हम कोई कैटेगरी नहीं कर सकते कि सक्सेस केस, छोटा केस, बड़ा केस। जो आरटीआई लोगों के हित से जुड़ी हुई है, जो लोगों की समस्याओं का निराकरण करती है और जो लोगों के काम में आती है, वो आरटीआई आरटीआई होती है। क्योंकि आरटीआई ये जानकारी से ओतप्रोत होती है। आरटीआई कोई ग्रीवेंस सेंटर नहीं है कि आरटीआई कोई सॉल्यूशन सेंटर नहीं है। आरटीआई मतलब जानकारी पाना और सरकार के पास गुहार लगाना। तो मेरे लिए आज भी हर एक छोटी आरटीआई हो, बड़ी आरटीआई हो, वो मेरे लिए सब इतने लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उससे आम नागरिकों को, जनता को जो लाभ हुआ है, वो जनता का लाभ ही हमारे लिए सबसे सबसे सक्सेसफुल मेरे लिए है। जी। एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लोग पूछते भी हैं कि अनिल गलगली जी को आरटीआई कितना सैलरी देते हैं, तो ऐसा कुछ देखिए है? क्योंकि कई बार हमें फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से जब हम कोई सकारात्मक काम करते हैं तो उसके खिलाफ लोग होते हैं, जिसका कोई हित या हित होगा या किसी का नुकसान होगा, वो ट्रोल करता है। लेकिन जब भी इस तरह का ट्रोल होता है, ट्रोल होने के बाद ज़्यादा शक्ति बढ़ती है, क्योंकि हमें लगता है कि जो लोगों के खिलाफ या जो सिस्टम को सुधारने के लिए हम काम कर रहे हैं, उन लोगों ने हमें संज्ञान में लिया है। तो हम ट्रोल का भी स्वागत करते हैं। किसी ने हमें गाली दी, उसका भी स्वागत करते हैं। किसी ने हमको नकारात्मक बोला, तो उससे कैसे उसको सकारात्मक में बदलना, उस व्यक्ति के माइंड को भी चेंज करने की आवश्यकता है। क्योंकि आज हमारे देश की 140 करोड़ की जनता है, महाराष्ट्र में 12.5 करोड़ लोग रहते हैं, मुंबई में 1.5 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। तो हर एक को हम जाके संतुष्ट नहीं कर पाए। तो हम तो चाहते हैं कि हर बार हमें कोई सजेशन दे, कोई हम पर टिप्पणी करे, ताकि उससे कोई सुधार की गुंजाइश मेरे में हो, मेरे काम में हो। तो उस सकारात्मक दृष्टिकोण से हम काम करते हैं। उसके लिए हम हमेशा टीका टिप्पणी का भी स्वागत करते हैं। कई बार हम उन चीज़ों को इग्नोर भी करते हैं। तो एक बार, 2 बार जब समझाने के बावजूद भी अगर ट्रोल होता है, कोई नेगेटिव बोलता है, तो उसको इग्नोर करो और अपने काम को 100% पूरा करने की कोशिश करो। यही हमारा लक्ष्य होता है। कोई टिप्पणी में आपको कोई अच्छा सवाल मिला था? कई बार जो टिप्पणियाँ आती है, तो कई बार जब हम आरटीआई करते हैं, तो मैंने पहले कहा कि कोई आदमी परिपूर्ण नहीं होता है। आज मैं आरटीआई कर रहा हूँ, आज मैं कई सारे विषयों को लेके चलता हूँ। कई बार मेरे पास भी जानकारी कम होती है। जो मेरे पास जानकारी होती है, उस आधार पर मैं आरटीआई माँगता हूँ। जब हम आरटीआई करते हैं, तो लोग सजेशन करते हैं ईमेल के माध्यम से, कुछ लोग व्हाट्सएप के माध्यम से, कुछ लोग फेसबुक के माध्यम से, सर इसमें ये चीज़ें हैं। तो वो चीज़ हमें आने वाले दिनों में, भविष्य में याद रखते हैं कि हमने इस आरटीआई में ये चीज़ छोड़ी थी। जब भी इस तरह का आरटीआई या कुछ उसी विषय को लेकर दूसरा कोई आरटीआई आए, तो हम उन चीज़ों को इंक्लूड करने का भी काम करते हैं। उसके लिए सजेशंस, टीका टिप्पणी, कोई ट्रोल कर रहा है, उसका सबको स्वागत करना चाहिए। ठीक है। आरटीआई में कोई कंपनी और बैंक्स नहीं होते हैं, जी। कोई भी लिंक्स, ऐसा क्यों? नहीं, आरटीआई में इस तरह की चीज़ें नहीं है। जो निजी बैंक होते हैं, जो सार्वजनिक प्राधिकरण की भी व्याख्या आरटीआई में उन्होंने क्लियर की है। जो सरकार से जुड़ी हुई बैंक या जो सरकार उसको अनुदान देती है या उसको मदद करती है, या जो पीपीपी मॉडल में जो कंपनियां चलती है, बैंक चलती है, वो आरटीआई के दायरे में आती है। कई सारी जो कंपनियां आरटीआई के दायरे में नहीं आती, तो आप आरबीआई से भी आरटीआई मांग सकते हो। आपके ऑप्शन है। जो क्रेडिट सोसाइटी है या जो छोटी छोटी कोऑपरेटिव बैंक है, उसके लिए हमारे पास जो उपनिबंधक और जो निबंधक, जो हमारी सरकार ने जो एक सिस्टम बनाई है, उसके आप आरटीआई मांग सकते हो। कुछ चीज़ें नाबार्ड के अंदर में भी आती है। कई बार डायरेक्ट आरटीआई में आती नहीं है, आप इनडायरेक्टली भी उसको आरटीआई के दायरे में वो आते हैं। उसके लिए आपको थोड़ा सा अभ्यास करने की ज़रूरत है। उन वेबसाइट पर जाके आपको चेक करने की ज़रूरत है कि नाबार्ड के अंदर कौन आता है। आरबीआई में तो सब आते हैं। तो इस तरह की जानकारी जो निजी बैंक या जो छोटी छोटी बैंक नहीं दे पाती, उसे आप दूसरे मार्फत उसको उस जानकारी को हासिल आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। मुझे आपके एक केस के ऊपर बात करनी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की आपने एक बड़ी डिफॉल्टर लिस्ट मांगी थी, तो वो आपको अभी तक मिली है कि नहीं मिली? हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो एक डिफॉल्टर लिस्ट मांगी, वो हमें आज तक नहीं मिली। उन्होंने जो उससे जो थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन या निजी इन्फॉर्मेशन के नाम पर हमें नकारा। फिर हमने अपील भी आप की। सेटिस्फाई नहीं है मतलब? हाँ, उसके लिए सेटिस्फाई नहीं है आप? नहीं जो भी उन्होंने सेटिस्फाइड नहीं, क्योंकि क्या होता है कि आरटीआई जो है, मैंने पहले ही कहा कि इसमें हमेशा अपडेट होता है। भेजी। तो कुछ चीज़ें नहीं मिलती, तो उसके लिए हम फॉलोअप करते हैं, मगर फॉलोअप करने का भी एक लिमिट होता है।
जो सरकार दे नहीं पाती, जो बैंक दे नहीं पाते, फिर हमने सरकार को चिट्ठी लिखी कि इस तरह से चीज़ नहीं मिल रही है, तो इसे आरटीआई के भीतर लाना चाहिए, या जो डिस्क्लोजर जो हमारे पास जो एक्ट है सेक्शन 4, उसके अंदर एसबीआई बैंक हो या जो भी बैंक हो, उन्हें डिफ़ॉल्टर की लिस्ट अपलोड करनी चाहिए। उस मामले को लेकर कई लोग हाई कोर्ट में गए हैं, कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, तो निश्चित तौर पर जो भी डिफ़ॉल्टर हो, उसकी जानकारी सरकार को भी अपलोड करनी चाहिए और जो निजी बैंकों को या सरकारी बैंकों को भी करनी चाहिए, ताकि लोगों को पता चलेगा कि अनिल कलकली डिफ़ॉल्टर है या जो सो एंड सो व्यक्ति डिफ़ॉल्टर है, तो उसे दूसरी बैंक लोन नहीं देंगी। तो कहीं न कहीं तो हमारे पास जो बैंकों में जो उनका जो कनेक्शन होना कनेक्शन। चाहिए, वो आज तक हो नहीं पा रहा है। उसकी वजह से एक व्यक्ति एक बैंक से लोन लेता है और डिफ़ॉल्ट करता है और 4 बैंक को भी चीट करता है। ये मामला 2 साल, 5 साल, 10 साल के बाद पता चलता है। उसकी वजह से बैंक को भी नुकसान होता है। नुकसान होता है। तो हर बार आरबीआई उन बैंकों पर भी निर्बंध लगाती है, जो इस तरह की चीज़ों में लिप्त पाई जाती है। तो मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इन चीज़ों को आप डिस्क्लोज़र इन्फॉर्मेशन में ऑनलाइन कीजिए, ताकि कोई भी आरटीआई बिना माँगे वो चीज़ें उसके वेबसाइट पर अपलोड आसानी से हो सके और लोगों को आसानी से इन्फॉर्मेशन मिल पाए। अनिल जी, मेरे पास 2 केस हैं, आप उसके बारे में आप बताइए अगर आपको पता होगा तो। पहला केस ये है मुंबई सबअर्बन रेलवे ट्रैक्स में 15 सालों से, पास्ट 15 सालों से 14,000 आइडेंटिफाइड डेथ्स मतलब बॉडीज़ मिली हैं। तो इसमें आरटीआई गया है लेकिन कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आया। आपको क्या कहना है? देखिए कि जो जीआरपी की जो साइट होती है मुंबई की, अगर आप जाके उसको खंगालेंगे, हुँ, तो उसमें हमेशा वो लोग इस चीज़ों को अपडेट करते हैं ओके, कि कितने लोग रेलवे पटरी के वहाँ उनकी मौत हुई, कितने। लेकिन दूसरी बात है कि जो हमारे एक मित्र समीर जवेरी, ओके, उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी काम किया है। मनी लाइफ फाउंडेशन की जो पद्मश्री सुचिता दलाल, उनके माध्यम से भी बहुत बड़ी मूवमेंट हुई है। कई सारे जो लोगों ने इसके ऊपर किताबें भी बनाई हैं और रेलवे को कई बार उसका प्रस्तुतिकरण भी हुआ है। समीर जवेरी जी के प्रयास के बाद रेलवे ने जो अलग-अलग स्टेशन के ऊपर इमरजेंसी, क्या जब बोला? गोल्डन जो हॉवर्स जी, होता जी, है, जी। एम्बुलेंस की व्यवस्था की है, हुँ, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में की है। लेकिन ये चीज़ें संतुष्ट कोई भी नहीं है, क्योंकि आज भी लोगों की मौत हो रही है। तो उसके लिए भी हाल ही में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की बात करेंगे, तो उन्होंने ऑटोमेटिक दरवाजे, जो रेलवे की जो जो दरवाजे हैं, उसे बंद करने के लिए काम भी चल रहा है। हमारे पास एसी गाड़ियाँ भी आई है, आने वाले दिनों उसको अपडेट करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जो एक तरफ से जो रेलवे की जो सिस्टम है कि रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट का अधीन आता है, राज्य सरकार का, महानगर पालिका का या पुलिस का इसमें कोई रोल नहीं होता है। जो जीआरपी होती है वो भले ही पुलिस के अंडर में होती है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की, लेकिन एक आरपीएफ भी उनके पास होती है। तो कहीं न कहीं तो सॉल्यूशन करने के लिए सरकार काम कर रही है। हमारे जो अलग-अलग एक्टिविस्ट इस पर मूवमेंट कर रहे हैं, बार-बार उस पर काम भी चल रहा है और निश्चित तौर पर आने वाले एक 6 से 8 महीने में अगर ये रेलवे के दरवाजे बंद हो जाएँगे, तो रेलवे से जो ज़्यादा भीड़ होती है, उससे गिरने से जो मौत का जो प्रतिशत उसमें हाँ। कमी आएगी। हुँ, हुँ, लेकिन आज भी जो रेलवे के फाटक खुले हुए हैं, मैं उसके लिए बता रहा था कि सरकार ने का जो एक महारेल नाम का एक कॉर्पोरेशन है, वो महारेल आज मुंबई में और महाराष्ट्र में जितनी भी जो रेलवे क्रॉसिंग है, जो फाटक है, उसे बंद कर वहाँ पर ओवरब्रिज बना रहा है। ओके। आज करीब 40 से 50 के आसपास रेलवे के ओवरब्रिज बन चुके हैं। टारगेट पूरा हो रहा है आने वाले 4 से 5 सालों में, मेरा मानना है, क्योंकि उस पर मैं भी काम कर रहा हूँ, मेरा भी फ़ॉलोअप चल रहा है। उस महारेल के जो अध्यक्ष होते हैं, जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के मुख्य सचिव होते हैं, हुँ, हाल ही में मुख्यमंत्री ने उसका हुँ, भी रिव्यू किया है। क्योंकि मेरा मानना है कि मैं आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मुझे सरकार के हर मूवमेंट पर ध्यान रखना है। वही। सरकार क्या सकारात्मक काम कर रही है, कहाँ पर सरकार कम पड़ रही है। तो एज अ अलर्ट सिटीजन, एज अ आरटीआई एक्टिविस्ट, एज अ एक आम नागरिक, हमें सरकार को फॉलो करना पड़ेगा। उन चीज़ों को भी बताना पड़ेगा, सर आप यहाँ गलत हो रहे हो, ये चीज़ें होनी चाहिए। अगर हमने मिलकर काम किया, तो निश्चित तौर पर रेलवे का मामला हो, महानगर पालिका का मामला हो, एमएमआरडी का मामला हो, हर जगह पर हमें कहीं न कहीं तो सुशासन दिखाई दे सकता है। सर एक छोटी-सी बात ऐड करनी थी। ये जो डोर क्लोज़ का जो सिस्टम आ रहा है ट्रेन्स के अंदर, तो ये पहले क्यों नहीं लाया गया? अब क्यों ला रहे हैं? मतलब पहले से अगर होता तो इतनी डेथ्स नहीं होती, आपको लगता नहीं? क्योंकि जब हमारी जो मुंबई की जो रेलवे प्रणाली है, हुँ, तो हमारे पास ये जो एसी की जो लोकल भी हाल ही में आई है, हाँ, काफ़ी सक्सेस हुई है। उसके बाद जो ये बार-बार जब ये एक्सीडेंट हुए, मासूमों की मौत हुई, जी। उसमें भीड़ का भी कारण है। हुँ, तो आज उसके पर्याय में मेट्रो की व्यवस्था आज मुंबई और एमएमआर में शुरू हुई। कुछ जगह पर उसका असर हुआ है। अगर हम मेट्रो 3 की बात करते हैं, तो वीटी और सीएसटी के वहाँ पर करीब प्रतिदिन 40 से 50 हज़ार गाड़ियाँ कम हुई है, ट्रैफिक कम हुई है। दहीसर जो टोल नाका है, वहाँ पर भी हमें अच्छा प्रतिशत मिल रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी
रेलवे की भीड़ कम नहीं हो रही है। तो उसके लिए जो डोर क्लोज का जो उन्होंने तरीका लाने की कोशिश की है, काफ़ी अध्ययन के बाद उसमें कई सारा बजट भी लगने वाला है, अच्छा। जो निधि भी आपको उपलब्ध करानी है, उस पर काम भी चल रहा है। तो जब ये इस तरह की चीज़ें होती है तो उसका एक अध्ययन होता है, उस अध्ययन के बाद ये चीज़ें सामने आई। अगर हम डोर क्लोज करते हैं तो कहीं ना कहीं तो ये जो प्रतिशत में गिरावट आएगी। अगर आने वाले दिनों में अगर 100 लोगों की मौत हो रही है, तो अगर हमने उस पर 90 से 95 पर अगर रोक लगाई, तो कहीं ना कहीं तो ये जो भी हम मेट्रो की योजना ला रहे हैं, जो ये डोर क्लोज की योजना ला रहे हैं, तो उसका निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। पहले क्या हुआ उस पर जाने के बजाय अब क्या हो रहा है, भविष्य में हमें क्या मिलेगा, उस पर ज़्यादा सोचने की हमें आवश्यकता है। सेटिस्फाई आंसर। सर सेकंड केस है घाटकोपर में, समझ लीजिए 13 मई को 2024 को 14 डेथ हुई थी, 120 फीट और 120 जी। फीट। हाँ, ये बैनर, ये बेसिकली बहुत बड़ा वो गिरा था, बैनर, बिलबोर्ड। तो देखिए, उस बिल बोर्ड को लेकर जो दुर्घटना हुई वो काफ़ी गंभीर थी और उसमें 14 लोगों की जानें गई, कई लोग घायल है। उन्हें आज तक जो मुआवजा मिलना चाहिए या जो उन्हें जो आश्वासन दिया गया था, जी। उसमें कहीं ना कहीं तो कमी है। लेकिन बता रहा हूँ कि उस बिल बोर्ड को लेकर आसपास जो झाड़ काटे गए, उसकी शिकायत मैंने खुद की थी। हमारे जो वहाँ के जो नगर सेवक थे आंवले, उन्होंने भी शिकायत की थी। कई लोग शिकायत करने के बाद भी जब जीआरपी ने ध्यान नहीं दिया, तो सरकार ने उन अधिकारियों को भी निलंबित किया, उसकी जांच चल रही है। लेकिन ये बिल बोर्ड होने के बाद एक बड़ी मूवमेंट हुई। तो आज मुंबई महानगर पालिका ने बिल बोर्ड को लेकर एक नई पॉलिसी लाई है, जो काफ़ी सक्सेस हो रही है। रेलवे भी उस पर काम कर रही है। अलग अलग जो एजेंसियाँ है, चाहे म्हाडा हो, सिडको हो, MSRDC हो, सिर्फ मुंबई की बात नहीं करता हूँ, मुंबई के बाहर भी जो अलग अलग एजेंसियाँ, पुणे महानगर पालिका, नासिक महानगर पालिका, ठाणे महानगर पालिका और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र भी, उन्होंने बिल बोर्ड को लेकर नई पॉलिसी लाई है। तो जो दुर्घटना होने के बाद जो करप्शन था, क्योंकि आज भी बिल बोर्ड को लेकर कई सारे जो मामले आ रहे हैं, यहाँ पर करोड़ों का रेवेन्यू उनको मिल रहा है, सरकार को जो मिल रहा है वो नथिंग के बराबर है। क्योंकि वहाँ पर एक लॉबी है, वो लॉबी काम करती है। सरकार ने जो फीस भी रखी है काफ़ी कम है, उसमें जो अधिकारियों की मिली भगत है, कई जगह पर नियमों का उल्लंघन हो रहा है, ट्रैफिक पुलिस का भी बड़ा रोल है। तो कई बार जो नियमों की अनदेखी कर कर रसूखदार लोग इस फील्ड में आए हुए, कई सारे MLA, कई सारे नगर सेवक, उनके भी कई सारे डायरेक्ट इनडायरेक्टली इस कंपनियों में पार्टनरशिप है। हाँ। जिसका खुलासा हम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि रिकॉर्ड पर उनका नाम नहीं है। बस जब भी इस तरह के मामले आते हैं तो वही लोग उन लोगों को मदद करने का काम करते हैं। लेकिन मैं खासकर अश्विनी जोशी, जो अभी महानगर पालिका में अतिरिक्त आयुक्त थी, उनका कल ही तबादला हुआ। जब उन्होंने इस पर एक बड़ा काम किया, पॉलिसी लाई, उनके बाद जो विपिन शर्मा है, जो इस पॉलिसी पर काम कर रहे थे, इसके पहला जो निधि चौधरी मैडम थी। देखिए कि आपको मैं बता रहा हूँ कि सरकार में बैठे हुए अच्छे अधिकारी है, उनकी भी सरकार चल रही है। मैं जिन जिन अधिकारी का नाम ले रहा हूँ, उन्होंने समय समय पर आम नागरिकों की मांग पर समय के अनुसार इस पॉलिसी को चेंज करने का काम किया। उन्हें रोकने के लिए जो होर्डिंग माफिया, जो मैं शब्द यूज़ कर रहा हूँ, जो पॉलिटिकल लोगों ने काफ़ी दबाव बनाया, लेकिन उसके बावजूद भी निधि चौधरी जी हो, जब उन्होंने हाईकोर्ट में इस तरह के मामले आए थे, उस वक्त रेलवे के खिलाफ भी उन्होंने अपना अच्छा तर्क रखा था महानगर पालिका का। उसके बाद अश्विनी जोशी मैडम आई, विपिन शर्मा जी है। मैं उन अधिकारियों का भी आपके माध्यम से उन्हें सलाम करता हूँ, क्योंकि ये जो बहुत बड़ी लॉबी है, जब पैसा लगता है या रिश्वतखोरी होती है तो कई सारे लोग पिघल जाते हैं, बड़े अधिकारी हो या जो आम नागरिक हो। तो उन लोगों ने पूरा पॉलिसी जो बनाने का काम किया है, उसकी वजह से आने वाले दिनों में एक होर्डिंग की साइज तय हुई है। जो आज होर्डिंग लगी थी वो काफ़ी बड़ी थी, इलीगल थी। साइज क्या तय हुई है सर? अभी 40 बाई 40 की जो मैक्सिमम साइज तय हुई है, जो पहले भी थी, लेकिन आज जो GR निकल के उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट भी किया है। मैक्सिमम 40 बाई 40, कम भी होती है, या 20 बाई 20, 20 बाई 20 की भी करते हैं। क्योंकि जब हवा जोर से आती है, जो नेचुरल जो कैलेमिटीज होती है, तो उसमें इस तरह के होर्डिंग्स टिक नहीं पाते। तो उस वक्त GRP के लापरवाही की वजह से जो मामला हुआ, उसका नतीजा सबने देखा ही है। तो आने वाले दिनों में होर्डिंग को लेकर जो क्लियरिटी आई है, उसका कहने को तो इम्प्लीमेंटेशन होना जरूरी है। चलेगा। अनिल जी, सबसे ज़्यादा मुझे ये क्वेश्चन का वेट था, आप ध्यान से सुनिए पूरा और मुझे आंसर दीजिए। राजनीति के बारे में क्वेश्चन है। आप ये कहते हैं कि जो भी सत्ता में पार्टी रहती है वो हमेशा RTI के खिलाफ रहती है, और जो सामने पार्टी रहती है वो बोलती है कि नहीं लाइए। तो अगर आपको राजनीति में आने का मौका मिले तो आप किस पार्टी को चॉइस करेंगे, कांग्रेस, BJP या कोई और? देखिए, मैंने पहले जब इस सामाजिक क्षेत्र में आया हूँ, तो मैंने पहले सोचा था कि मैं किसी भी पार्टी ज्वाइन नहीं करूंगा। ना कभी मैं लोगों के बीच में जाकर वोट मांगकर मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैंने बहुत पहले घोषित किया है, क्योंकि जब हम सामाजिक क्षेत्र में होते हैं,
जो भी क्षेत्र है, तो लोगों को लगता है कि ये चुनाव लड़ने के लिए काम हाँ। कर रहा है, जो एक परसेप्शन को भी चेंज करने का हम काम कर रहे हैं। तो चाहे कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, शिवसेना हो, सभी पार्टियों के जब नेता सत्ता में आते हैं तो उनसे मिलना होता है, उनसे मिलाप होता है। जब भी हमें आरटीआई को लेकर या कुछ सुधार को लेकर जो गुंजाइश होती है तो उनसे मिलना अनिवार्य होता है, क्योंकि सत्ता के बिना कई बार कुछ काम नहीं हो पाते। तो हमारा सभी पार्टियों के सभी नेताओं से संबंध है, लेकिन भविष्य में किसी भी राजनीतिक दल में ना हम प्रवेश करेंगे, ना लोगों के बीच में जाकर चुनाव लड़ने की कोई हमारी मंशा है। आइडियोलॉजी किसी की पसंद है आपको? हमें आइडियोलॉजी भारत के संविधान की पसंद है। जो हमें भारत का संविधान, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जिया है, उस संविधान के तहत हम काम कर रहे हैं। क्योंकि उस संविधान ने अनिल गलगली को अनिल गलगली बनाया, एक छोटे कार्यकर्ताओं को एक रसूखदार बनाने की जो एक प्रयास लोग भी कर रहे हैं। हम अभी भी अनिल गलगली मानते हैं खुद को, लेकिन जब लोगों के बीच में जाते हैं तो कहीं ना कहीं तो जो भारतीय संविधान ने जो हमें ताकत दी, क्योंकि आरटीआई कानून 2002 में महाराष्ट्र में आया, 1997 में अलग अलग राज्यों में आया, लेकिन जो भारतीय संविधान ने जो हमें अधिकार दी है उसमें आरटीआई भी है, जीने का अधिकार भी है, किस तरह से हमें जानकारी मांगना है, किस तरह सरकार से लड़ना है, सभी अधिकारों को भारतीय संविधान के अलग अलग अनुच्छेद में उन्होंने पहले से उल्लेखित किया है। तो हमारे लिए ये सबसे पूजनीय, सबसे महत्वपूर्ण भारतीय संविधान है। मेरा मानना है कि अगर भारत के 140 करोड़ की जनता ने भारतीय संविधान को पढ़ा, समझा, तो उन्हें किसी भी लोगों के बीच में जाने की आवश्यकता नहीं है, ना सरकार के बैठे हुए मुख्यमंत्री के पास जाने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री के पास तब जाने की जरूरत पड़ती है जब आपको कुछ किसमें बदलाव करना है, कुछ मांग होती है। तो संविधान आपको इतना अधिकार देता है, इतनी ताकत देता है कि आप संविधान की पढ़ाई करके, संविधान के अलग अलग अनुच्छेद को पढ़कर आप मुंबई महानगर पालिका हो, एमएमआरडी हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, सरकार से सवाल पूछ सकते हो, जानकारी मांग सकते हो और एक बड़ी मूवमेंट को खड़ा कर सकते हैं। जब ये क्वेश्चन मुझे ऐड करना था ना सर, तो मेरी टीम में आधे लोगों ने कहा कि सर बीजेपी के चुनेंगे, आधों ने कहा कि नहीं कोई और पार्टी चुनेंगे, लेकिन ये जो आंसर था ना, ये बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग था। ओके, मैं आगे बढ़ता हूँ। सर मुझे इसके बारे में बताइए, जो जनता का पैसा है, ठीक है, जो आपके हिसाब से पब्लिक का जो मनी है, वो सबसे ज़्यादा मिसयूज़ कौन से सेक्टर में होता है? देखिए कि जनता का जो पैसा होता है वो हर क्षेत्र में मिसयूज होता है। कोई स्पेसिफिक आपको लगता है? चाहे वो हमारा जो मुंबई महानगर पालिका हो, ओके, मुंबई में एमएमआरडी हो, एमएसएलडीसी हो, क्योंकि जब कोई काम का हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहला उसका एक क्या बोलते हैं उसको, अंदाज पत्रक जो मराठी में कहते हैं, जी। या उसे हम लोग कहते हैं कि एक मुझे स्पेसिफिक शब्द नहीं आ रहा है, स्ट्रक्चर पूरा सही से? नहीं, जब भी हम कोई प्रकल्प को शुरू करते हैं तो उसकी एक रिपोर्ट बनती है। ओके, जब हम कोई काम करने के लिए जो 1 रुपये की लागत होती है, तो सरकार में बैठे हुए अधिकारी उस 1 रुपये की लागत को 2 रुपया कर देते हैं, कभी कभी 2.5 रुपये भी कर देते हैं। जब हम उसका अनुमानित खर्चे हैं उसी को जब बढ़ा देते हैं तो निश्चित तौर पर पहले दिन से सरकार को नुकसान होता है। दूसरी बात, जब वो अनुमानित खर्चा होता है, जब टेंडर जारी होता है, टेंडर जारी करते वक्त 2 रुपये की चीज़ 2.5 रुपये में उसका काम दिया जाता है, कभी 2 रुपये का, कभी हमने सुना नहीं कि 1 रुपये में काम हो रहा है, क्योंकि उनकी मिली भगत होती है, अधिकारियों की मिली भगत होती है, कुछ पॉलिटिकल पार्टियों की मिली भगत होती है, सत्ता में बैठे हुए लोगों की मिली भगत होती है, तो उसमें सब में हिस्सेदारी बांटी जाती है। तो 1 रुपये का काम 2 रुपये में बताया जाता है, फिर उसमें 2.5 रुपये में दिया जाता है, काम होते होते वो 3 रुपया हो जाता है, तो जो 1 रुपये का काम 3 रुपया हो जाता है। हाल ही में मुख्यमंत्री ने अपने वॉर रूम में, चाहे एमएमआरडी हो या महानगर पालिका हो, उन्हें जो डेडलाइन को लेकर, जो प्रोजेक्ट में जो देरी हो रही है उसको लेकर काफ़ी खरे बोल सुनाए। मैं मुख्यमंत्री का आपके माध्यम से अभिनंदन भी करता हूँ, क्योंकि ये चीज़ मेरे मन में थी, मुंबईकरों के मन में थी कि 2 साल में काम पूरा क्यों नहीं हुआ, उसके लिए 5 साल क्यों लग रहे हैं। अब मुंबई में कोई भी प्रोजेक्ट हो, कोई भी प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं होता है तो 2 रुपये की चीज़ 3 रुपये होती है, कॉन्ट्रैक्टर को लाभ मिलता है। जब कॉन्ट्रैक्टर को लाभ मिलता है तो निश्चित तौर पर अधिकारियों को मिलता है, अधिकारियों को मिलता है तो उन पॉलिटिकल सिस्टम में बैठे हुए लोगों को भी मिलता है। अब इसका निपटारा सरकार कैसे करेगी वो उनका दायरा है, लेकिन एज ए एक्टिविस्ट हमने कई सारे ऐसे मामले उजागर किए, जैसे कि भूषण गंगरानी मुंबई के कमिश्नर थे। हाँ, उस पर परेल में जो एक उन्होंने जो गाड़ी पार्किंग का एक टेंडर निकाला, वो टेंडर में काफ़ी सारी खामियां थी। हमने काफ़ी जद्दोजहद की, 1 साल उस टेंडर को रोका, उसके बाद वो टेंडर को कैंसिल करके उसमें मुंबई महानगर पालिका ने 35 करोड़ रुपए कम के दर में टेंडर को रिलीज़ किया। अगर अनिल गलगली ने पहल नहीं करती, आरटीआई नहीं होता, या जो भी हमको इन्फॉर्मेशन देते हैं, कई बार हमको अननोन लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं कि ये ऐसा हो रहा है, वो आगे नहीं आता है,
क्योंकि उन्हें डर लगता है कि हम सरकार में बैठे हुए लोग हो। कई बार कॉन्ट्रैक्टर लोग भी हमको आके इन्फॉर्मेशन देते हैं, कई लोग चोर भी हमको आके इन्फॉर्मेशन देता है, क्योंकि उसको काम नहीं मिलता। काम नहीं मिल रहा है। तो चोर बोलते हैं कि साहब ये गलत हो रहा है, क्योंकि उसको चोरी करने का मौका नहीं मिला। तो हम चोर के हैसियत में नहीं जाते, हम चोर से इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, उसको स्टडी करते हैं, और जानकारी सरकार के पास पहुंचा के कहीं ना कहीं तो सरकार का पैसा यानी पब्लिक का पैसा, टैक्स का पैसा बचाने की कोशिश करते हैं। तो हमारे प्रयास से 35 करोड़ की जो डकैती हो रही थी वो रुकी। अश्विनी वीडियो जो मुंबई कमिश्नर है, जब वो MMRD में थी, तो जब ही MMRD में थे तो मिठी नदी में एक बहुत बड़ा स्टोन था, उसे तोड़ने को लेकर कॉन्ट्रैक्टर ने बहुत बड़े अमाउंट का क्लेम किया था। हमने RTI डाली, उसे डॉक्यूमेंट मांगे, तो उन्होंने गोपनीयता के नाम से डॉक्यूमेंट नहीं दिए, बोले कि इससे राष्ट्र की सार्वभौमिकता पर खतरा हो सकता है। कैसे? हमने, क्योंकि वो जो डॉक्यूमेंट था कि हमने बोला कि आपने रॉक को तोड़ा है, तो रॉक को तोड़ा है तो उस केमिकल को अपने कहाँ से लाया, किस फैक्ट्री से खरीदा, उसकी हमको रसीद दीजिए। अच्छा। अपने रॉक को तोड़ने के उसको किस जगह पर उसको डंप किया, उसको डॉक्यूमेंट दीजिए। वो डॉक्यूमेंट नहीं थे। तो उसके बाद वो जो कॉन्ट्रैक्टर था उसने जो लवादा होता है, जो हमारे महाराष्ट्र सरकार में जब भी कॉन्ट्रैक्टर हो या जो भी हमारी डील होती है, जब वो डील नहीं होती है या सरकार पैसा नहीं देती तो उस लवादा के पास जाते हैं, वहाँ पर भी वो फेल हुआ। अश्विनी वेड़े जब अतिरिक्त आयुक्त थे MMRD में, तो उन्होंने मेरे से बात की, उनको मेरे पर विश्वास हुआ कि जो डॉक्यूमेंट दिए, जो मैं बात बोल रहा हूँ सही है, तो उनके वजह से सरकार के उस वक्त 65 करोड़ रुपए बचे। कितने? 65 उस करोड़। कॉन्ट्रैक्टर को 1 रुपया भी नहीं मिला। तो आप सोचिए कि सरकार में बैठे हुए लोग भी अच्छे हैं, उन्होंने मेरे जैसे कार्यकर्ता की बात सुनी, फैसला किया, एक वक्त 65 करोड़ रुपये बच गए, 35 करोड़ बच गए। ऐसे हमने हजारों करोड़ रुपए सरकार के बचाए। ऐसे अगणित उदाहरण है। तो मेरा मानना है कि एज अ एक्टिविस्ट, एज अ अलर्ट सिटीजन, हमें वो भी काम करना चाहिए जो सरकार को चुना लगा रहे हैं, जो सरकार की संपत्ति पर ढका डाल रहे हैं। भले सरकार का काम है, सरकार अपना काम नहीं कर रही है, तो सरकार को मत कोसिए, सिस्टम में जाइए, सिस्टम से सरकार तक बात पहुंचाइए। कहीं ना कहीं तो आपको हरिश्चंद्र मिलेगा, क्योंकि हरिश्चंद्र बहुत है, आपको ढूंढने की जरूरत है कि महानगर पालिका में हरिश्चंद्र कौन है, MMRD में हरिश्चंद्र कौन है, सरकार में बैठा हुआ हरिश्चंद्र कौन है। अगर आपने उसको ढूंढ लिया तो निश्चित तौर पर हर एक उस काम को अंजाम दे सकते हो जो भ्रष्टाचार करने के लिए सबसे आगे प्रेरित करता है। अनिल जी, आपने अंधेरी के जो ब्रिज में अभी जो प्रॉब्लम चल रहा था, आपने उसके लिए आवाज़ उठाई है या फिर आपको उसके बारे में कुछ पता है? जो भी अंधेरी में जो नहीं, गोरेगांव पे ब्रिज है, मुनालताई गोरे। मुनालताई गोरे ब्रिज का कहानी तो बहुत अजीबोगरीब है। जो हमारी पानी वाली बाई थी, उसके नाम से तो मुनालताई गोरे ब्रिज तो दे दिया, पर ब्रिज को लेकर जिस तरह का जो भ्रष्टाचार हुआ, जो देरी हुई, वो ऐतिहासिक है। 2018 में काम शुरू हुआ था, जिसे 2020 में पूरा करना था, 2026 में काम पूरा हुआ। पहले उसकी लागत थी 209 करोड़ रुपए, और वो 750 मीटर का ब्रिज था, इतनी भी लागत लगती नहीं। ठीक है, 209 करोड़ का आपने खर्चा बताया, बनते बनते 248 करोड़ हो गया, 40 करोड़ की बढ़ोतरी हुई। पहले दिन ही वहाँ पर गड्ढे थे, लेवलिंग नहीं था। उसके बाद महानगर पालिका को वहाँ पर कुछ काम करना पड़ा, कॉन्ट्रैक्टर को 26 लाख का उन्होंने जुर्माना भी लगाया। अगर काम सही होता तो कॉन्ट्रैक्टर को जुर्माना नहीं लगाते। कहीं ना कहीं तो जो सिस्टम में जो हमारी खामियाँ है, उसका एक उदाहरण है मुनालताई गोरे। उसके पहले गोखले ब्रिज था, उसके पहले सांताक्रूज चेंबूर रिंग रोड का उदाहरण है, उसके पहले लालबाग का है। आपको कितने उदाहरण दूँ? अभी जो वर्ली शिवड़ी भी बनेगा, उसमें भी कई सारे विषय आएंगे। मीरा रोड का जो ब्रिज था, जो उन्होंने आगे जाके बोटलनेक्स बनाया, जो आज तक खुल नहीं पाया। तो करोड़ों रुपए आप खर्चा करते हो, आप उस सल्लागार को पैसा क्यों देते हो? सल्लागार की जरूरत क्या है? जब मुंबई महानगर पालिका MMRD है, गवर्नमेंट के पास लाखों करोड़ों रुपए देकर आप अधिकारियों की नियुक्ति करते हो, उनको सुविधा देते हो, इंजीनियर की बहुत बड़ी टीम है, एक्सपर्ट लोग हैं, तो आपको सलाहकार की जरूरत क्या है? सलाहकार को आप करोड़ों रुपए क्यों देते हो? जैसे भी आज अभी नया जो भाईंदर तक हमारा नया ब्रिज देने वाला है, उसमें मुंबई महानगर पालिका हद में 10% है, 90% मीरा भाईंदर में, तो ये पूरा का पूरा खर्चा महानगर पालिका कर रही है। और जो PMC कॉन्ट्रैक्टर है, उसे 54 करोड़ रुपया क्या टेंडर कल ही निकाला है। तो ये सलाहकार की जरूरत क्या है? जब हमारे IAS अधिकारी है, हमारे पास एक्सपर्ट इंजीनियर है, तो उनका भी इस्तेमाल होना चाहिए। सलाहकार, PMC, इनके नाम पर जो एक बहुत बड़ा करप्शन चल रहा है, उससे मुंबई महापालिका में नहीं, MMRD में तो 6 रिटायर्ड अधिकारियों को OSD बनाकर रखा गया है। क्या जरूरत है आपको रिटायर्ड को रखने की? जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, उनसे काम करवाइए। अगर पद रिक्त होते तो उसकी भर्ती कराइए। आज महाराष्ट्र में, मुंबई में लाखों लोग बेरोजगार है। सरकार को मुंबई महानगर पालिका में बहुत बड़े पैमाने पर रिक्त पद है। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में लाखों पद रिक्त है। आप नए लोगों की भर्ती कीजिए, युवाओं को मौका दीजिए, ताकि युवा आके काम करेगा,
भ्रष्टाचार को रोकेगा और प्रामाणिकता से सरकार के विकास में भी अपना योगदान देगा। क्या आपको लगता है, ये जस्ट नॉर्मल मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, यही कारण है इसलिए कांग्रेस जनता पार्टी जैसे लोग और पार्टियां बन रही हैं? देखिए कि कांग्रेस जनता पार्टी को लेकर मैं कोई मत यहाँ पर प्रदर्शित नहीं करूँगा, क्योंकि ये सोशल मीडिया पर जब भी हम कोई चीज़ करते हो, सोशल मीडिया पर लोग ट्रोल होते हैं, उसके भी लाखों लोग फॉलोअर हो जाते हैं, ट्वीट होती है, उस पर ये होता है, और सोल्यूशन क्या है? हम लोग शिकायत करने में विश्वास नहीं रखते, हम लोग निवारण में विश्वास रखते हैं। किसका निवारण क्या है? क्या है? अगर कांग्रेस पार्टी ने मोर्चा निकाला, मोर्चे से क्या आपको हासिल हुआ? अगर उसी के वक्त आप प्रधानमंत्री जी को या जो कंसर्न डिपार्टमेंट को आप चिट्ठी लिखी है, वो जो धर्मेंद्र प्रधान की जो खामियां हैं डिटेल निकाली कि पिछले 10 सालों में कितनी बार इस तरह के पेपर लीक हुए हैं, कितने बार चोरियां हुई है, कितने बार करप्शन हुआ है, और उसको पूरे लेकर सरकार को चिट्ठी लिखी। अगर सरकार आपकी नहीं सुनती तो आपके पास अलग अलग माध्यम है, लोकायुक्त है, आपके पास हाईकोर्ट का दरवाजा आप खटखटा कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट है। तो आपको न्यायिक माध्यम से जो सरकार ने हमको अधिकार दिए है उसके माध्यम से जाके अगर उसका सोल्यूशन निकालते हो। अगर सरकार के खिलाफ आप कोर्ट में जाते हो, अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि धर्मेंद्र प्रधान ने गलती की, उस पर टिप्पणी की, उसको हटाने की मांग की, तो ये कांग्रेस जनता पार्टी की जीत है। मोर्चा निकाल कर आंदोलन करके कोई मतलब नहीं है। मैंने आज तक जीवन में ना कोई मोर्चा निकाला ना कोई आंदोलन किया। न्यायिक माध्यम से, चाहे हमारा लोकशाही दिन हो, सूचना अधिकार के माध्यम से, लोकायुक्त है, जिलाधिकारी के पास अलग अलग विषय होते हैं, हम वो सरकार के तंत्र का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये कानून हमें सरकार ने दिए, भारतीय संविधान ने दिए। उस हमारे जो अलग अलग हमारे पास हथियार है, सिर्फ आरटीआई का अकेला हथियार नहीं है, हमारे पास राइट टू सर्विस है, हमारे पास लोकशाही दिन है, मुख्यमंत्री का जनता दरबार होता है, कई सारे ऐसे माध्यम है। उसका इस्तेमाल करके जब आपको सफलता नहीं मिलती है तब तो कोर्ट में जाइए, क्योंकि कोर्ट भी कहता है कि आपने कितनी बार प्रयास किया। कोर्ट में जरूरी नहीं कि आपको सफलता मिली, कहीं ना कहीं तो हमें उन चीज़ को उस सर्वोच्च स्थानों पर दिखाने की आवश्यकता है, उन खामियों को प्रदर्शित करने की जरूरत है, ताकि हमें न्याय मिले। क्योंकि 2-3 लोगों की गलती की वजह से लाखों विद्यार्थियों का नुकसान हुआ, ये सरकार की गलती थी। सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए था। सरकार में बैठे हुए किसी भी अधिकारी को आज तक सस्पेंड नहीं किया, ना उसको डिसमिस किया है। धर्मेंद्र प्रधान तो दूर की बात है, धर्मेंद्र प्रधान पर भी एक्शन होना चाहिए। जब लाल बहादुर शास्त्री का जमाना होता तो शायद वो अपना इस्तीफा जब उन्होंने दिया था छोटे से कारण की वजह से, तो ये तो बहुत बड़ा मामला है। धर्मेंद्र प्रधान जी को एथिक्स, स्वयं अपने विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करके अगर इस्तीफा देते तो निश्चित रूप पर धर्मेंद्र प्रधान की भी रिस्पेक्ट बढ़ती, सरकार भी रिस्पेक्ट बदलती। मगर जो राजनीति में जो लोग हैं, सरकार में बैठे हुए लोग हैं, जब अपनी गलती को नहीं मानते तो इस तरह की चीज़ें होती है। मेरा मानना है कि शिकायत करने के बजाय उसका निवारण ढूंढिए, उसका सॉल्यूशन दीजिए, तब हम सफल हो सकते हैं। अनिल जी, आपके एक्सपीरियंस से आप क्या बोलते हो, जिस ब्रिज के लिए 200 करोड़ से ज़्यादा लगा है वो कितने में बन जाना चाहिए था? देखिए, अगर हम उस ब्रिज की बात करते हैं, क्योंकि 23 से 24 लाख रुपए प्रति मीटर उसका खर्चा बताया गया है। अगर हम ईमानदारी से काम करते हैं वो ब्रिज 50 करोड़ में भी बन सकता था, 70 करोड़ में बन सकता था। मैंने पहले कहा है कि जो हमारे जो इंजीनियर लोग हैं म्यूनसिपालिटी के, एमआरडी के, उस अनुमानित खर्चों को डबल कर देते हैं। जो 100 करोड़ का काम को 200 करोड़ कर देते हैं, तो निश्चित तौर पर इस तरह की चीज़ें होगी। तो कहीं ना कहीं तो हमें जो एआई, जो अभी मुख्यमंत्री जी ने लाने की जो बात कही है, प्रधानमंत्री जी एआई की बात करते हैं, हमें एआई का भी इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम एआई का इस्तेमाल करेंगे तो एआई बता देगा आपको कि ये 200 करोड़ का ब्रिज नहीं था, ये 50 करोड़ का हो सकता था, 60 करोड़ का हो सकता था। तो एआई सिस्टम का भी आने वाले दिनों में टेंडर प्रोसेस हो या अनुमानित खर्च हो, काम की जो गुणवत्ता हो, तो एआई का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। और कहीं ना कहीं तो हमें उन लोगों को भी आमंत्रित करना चाहिए, क्योंकि हमेशा महानगर पालिका एमएमआरडी में वही कॉन्ट्रैक्टर है, जैसे कि जय कुमार, जो सबसे बदनाम कॉन्ट्रैक्टर है, जिसने मुंबई के भी कई सारे प्रोजेक्ट में धांधली की, काम समय पर नहीं कर रहे हैं। आज एमएमआरडी में सही सारे प्रोजेक्ट को लेकर जय कुमार का नाम सबसे टॉप पर है। कई सारी जो अलग अलग कंपनियां हैं, तो हमेशा उन्हीं लोगों को क्यों मिलते हैं? उनकी ऑडिट कौन करेगा? उनके ऑडिट को लेकर सरकार खुद सवाल खड़ा करती है। सरकार में बैठे हुए मंत्री को उसको ऑडिट करना चाहिए कि एक कंपनी को कितने काम मिलने चाहिए, उसकी भी समय सीमा। जैसे कि आरटीआई में आप कहते हो कि एक व्यक्ति कितनी बार आरटीआई डालेगा, तो एक व्यक्ति को कितना आप काम दे रहे हो और एक व्यक्ति को साल में कितना काम मिलना चाहिए, ये भी सरकार को आने वाले दिनों में तय करने की आवश्यकता है। जब आरटीआई को लेकर आप बोलते हो कि 150 शब्दों की मर्यादा चाहिए, एक व्यक्ति एक से अधिक आरटीआई नहीं डालेगा तो लोग परेशान होते हैं, लेकिन आप एक व्यक्ति को इतने काम दे रहे हो, उस पर सरकार क्यों सवाल नहीं खड़ा कर रही है? सरकार उसको इतने अवार्ड क्यों दे रही है? तो कहीं ना कहीं तो इसकी भी पारदर्शिता मुख्यमंत्री जी को,
सरकार में बैठे हुए अधिकारियों को लाने की आवश्यकता है। जिस चीज़ के लिए एक इंजीनियर या कोई भी एक नॉर्मल पर्सन बता सकता है, उसके लिए एआई क्यों यूज़ हो रहा है सर? देखिए कि आज एआई का ज़माना है। जैसे आपने मुझे अपने क्वेश्चन का आंसर दे दिया कि वो 50 करोड़ में बन जाना चाहिए, तो क्यों नहीं सुना जा रहा है? देखिए कि जो करप्शन जो हमारे जड़ में है, वो जड़ को ख़त्म करने के लिए हमें कहीं ना कहीं तो उन सिस्टम को लाना चाहिए। क्योंकि आज लोग अनिल गलेले की बात पर विश्वास नहीं करेंगे, या किसी तुकाराम मुंडे जैसे अधिकारियों की बात पर विश्वास नहीं करेंगे, जो भी एफडीए में आए, बड़ा अच्छा काम कर रहे। उन्हें करप्ट लोगों की आवश्यकता है। तो एआई बताएगा कि ये सही है कि गलत है, कि एआई की बातों पर लोग विश्वास कर रहे हैं, चैट जीपीटी पर लोग विश्वास कर रहे हैं। तो हमें उन तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर महीने बाद कहीं उस पर लोग विश्वास नहीं करेंगे, सवाल करेंगे, तो उसके लिए मैंने कहा कि आप एआई का इस्तेमाल कीजिए, कि एआई तो गलत नहीं हो सकता है, ये सबकी धारणा है। तो उसके लिए मैंने एआई का आपको नाम का जिक्र किया। जी। इलीगल जो कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, आज भी उसमें रोक क्यों नहीं लग रही है? देखिए कि हमारी जो सिस्टम भ्रष्ट हो चुकी है। मुंबई में जो 24 वार्ड है, 24 वार्डों में धड़ल्ले से काम चल रहा है। अगर हम देखते हैं कि हमारे पास जो अलग अलग जो सिस्टम है, उसमें हम देख सकते हैं कि आज यहाँ पर जो एक इलीगल स्ट्रक्चर खड़ा हुआ, 10 दिन पहले किया था, 1 महीने पहले किया था। दुर्भाग्य से सरकार वो करना नहीं चाहती, महानगर में बैठे हुए अधिकारी नहीं करना चाहते, क्योंकि ये बहुत बड़ा करप्शन है। अरबों खरबों रुपए का है। लोग उसमें अमीर बन चुके हैं। कई लोगों ने भी बड़ी बड़ी अपनी संपत्तियां बनाई है। तो कोई नहीं चाहता कि इलीगल कंस्ट्रक्शन बंद हो। उल्टा तो मैं कहता हूँ कि इलीगल कंस्ट्रक्शन लेकर जो शिकायतें आती है, जो अल्टे करते हैं, तो उसको लोग ब्लैकमेलर कहते हैं। लोग बोलते हैं कि ये लोग प्रोफेशनल कंप्लेंटर है। तो मेरा मानना है कि अगर किसी ने आपकी शिकायत की, आप उस शिकायत का लाभ उठा के उसको लेकर कार्रवाई कीजिए। आप उनको क्यों दोष देते हो? भले वो कंप्लेंटर पैसा मांग रहा है, जो भी कर रहा है आपके हिसाब से, और उसने आपके पास बिना खर्चा किए आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, आप उसको टैली करके तोड़ डालिए। लेकिन अधिकारी लोगों की मिली भगत से इस तरह के जो इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, हमारे पास रिकॉर्ड है कि मुंबई महानगर पालिका में प्रतिदिन 100 से अधिक इलीगल कंस्ट्रक्शन होते हैं। दाम के लिए लोग तोड़े जाते हैं, मामला कोर्ट में जाता है। तो कहीं ना कहीं तो जब मुख्यमंत्री मनोज जोशी थे, उन्होंने घोषणा की थी कि जब भी कोई वार्ड में इलीगल कंस्ट्रक्शन पाया जाएगा, तो वाकई वार्ड ऑफिसर और सीनियर पीआई को सस्पेंड करेंगे। दुर्भाग्य से 1995 से लेकर 2026 है, किसी भी वार्ड ऑफिसर को सस्पेंड नहीं किया गया है, ना किसी सीनियर पीआई को सस्पेंड किया है। अगर ये 2 व्यक्तियों की आप जिम्मेदारी तय करते हो, तो निश्चित तौर पर इलीगल कंस्ट्रक्शन को रोका जाएगा, और उसमें कोई माफ़ी नहीं देनी चाहिए, ना उसकी कोई सुनवाई होनी चाहिए। कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन मिला तो आप एआई से चेक कीजिए, जीपीएस मैप से चेक कीजिए। SRA ने वो प्रणाली लाई है, लेकिन वो 100% लागू नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम उन चीज़ों का इस्तेमाल करके, आपने पहले 1 महीने में 3-4 अधिकारी को सस्पेंड कर दिया, दूसरे अधिकारी डरेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं तो उनकी अपनी नौकरी की पड़ी हुई है। भले आपके पास 100 करोड़ रुपया है, वो जो नौकरी का जो रुतबा है, जो उसका एक अधिकार का इस्तेमाल करते हैं, जो उसकी एक पहचान बनती है, पहुंच बनती है, वो 100 करोड़ से भी अधिक है। तो कहीं ना कहीं तो माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को 1995 में जो मुख्यमंत्री मनोज जोशी ने भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के राज में जो घोषणा की थी, उसका इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। अगर जिस दिन आपने किसी अधिकारी को सस्पेंड कर दिया, छोटे अधिकारी को नहीं, मुकादम जूनियर इंजीनियर है ही नहीं, हाँ डायरेक्ट वार्ड ऑफिसर के अगर गिरेबान में हाथ डालेंगे, सीनियर पीए के गिरेबान में हाथ डालेंगे, तो आप देखिए कि दूसरे दिन से मुंबई में एक भी इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। अगर ईंट भी गिरती है तो मुकादम और जो हमारे कमांडर पहुंचते हैं, उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर ईंट गिरी है, उनके पैसे लागू होते हैं। अगर इस प्रणाली चालू की तो निश्चित तौर पर मुंबई हमारा इलीगल कंस्ट्रक्शन से मुक्त हो सकता है। SRA प्रोजेक्ट्स जो सबसे बड़े हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? देखिए कि SRA में मेरा तो वो मानना अलग है। SRA में बिल्डरों से अधिक वहाँ के जो झुपड़ी धारक होते हैं, उनकी जो सोसाइटी बनती है, उसका जो चेयरमैन होता है, उसका जो प्रवक्ता होता है, और जो कुछ मेंबर होते हैं, उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। क्योंकि बिल्डर को वो लाते हैं, कंसर्न देते हैं, बिल्डरों से गलत काम भी करवाते हैं, बिल्डर भी कुछ गलत काम करवाता है। एक के बदले 2-2, 3-3 झोपड़े बताते हैं, अपने परिवार के लिए 10-10 झोपड़े, 10-10 मकान अलॉट करवा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं करप्शन एक हाथ से नहीं होता है, उसमें बिल्डर, झोपड़पट्टी के जो लोग और SRA के अधिकारियों की इन्वॉल्वमेंट होती है। कई जगह पर MLA और नगर सेवक का भी हाथ होता है। बीच के दिनों में मुंबई हाईकोर्ट ने कई सारे MLA पर टिप्पणी की है कि MLA ने शिकायत की तो आपने SRA काम को क्यों रोका। तो कहीं ना कहीं तो ये सारी जो हमारी सिस्टम है, उसको बदलने की आवश्यकता है। सिर्फ एक बिल्डर लॉबी पर दोष देकर काम नहीं चलेगा, वो भी दोषी होता है, लेकिन जो हमारे जो अलग अलग जो आपको मैंने 3 सिस्टम बताई है, वो भी उसमें इन्वॉल्व होती है। तो कहीं ना कहीं तो ये झोपड़पट्टी मुक्त मुंबई, ये सपने को पूरा करने के लिए अगर उसमें हम लोग सेल्फ डेवलपमेंट लाते हैं, या खुद म्हाडा या SRA
या हमारे शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प जैसी कंपनियां काम करती है तो निश्चित तौर पर करप्शन नहीं बनेगा। बिल्डरों को क्यों दे रहे हो? अभी सरकार क्या कर रही है, टेंडर निकाल रही है, हाँ तो उसमें भी सरकार को फायदा है। अभी सभी एसआरए झोपड़पट्टी को अधिग्रहित कीजिए, टेंडर निकालिए। आपके पास शिवशाही नाम की कंपनी है, आपके पास म्हाडा है, म्हाडा भी कंस्ट्रक्शन करती थी। आप क्यों अडानी और अंबानी को काम दे रहे हो? आप क्यों टेंडर निकाल रहे हो? आपने इसके पहले भी टेंडर निकाल के दिए है। सरकार की खुद की कंपनियां हैं। सरकार शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प क्या है उसको मजबूत कीजिए, सिडको को मजबूत कीजिए, आपके म्हाडा को मजबूत कीजिए, एमएमआरडी को मजबूत कीजिए, एक अलग से कंपनी बनाइए ताकि जो प्रॉफिट बिल्डरों को जा रहा है वो प्रॉफिट सरकार के पास आएगा, सरकार के पास हाउसिंग स्टॉक बढ़ेगा, जो हमारे पीएपी की समस्या वो भी दूर होगी। मेरा मानना है कि टेंडर निकालकर बिल्डरों को सरकारी ज़मीन देने के बजाय सरकार खुद बिल्डर बने, खुद अपनी कंपनियों को मजबूत करे, ताकि हमारे पास खरबों रुपया आएगा। महाराष्ट्र हमारा जो 12.5 लाख करोड़ के करीब कर्जे के आर पार हो रहा है, हमारी सरकार सबसे पहले देश में कर्ज मुक्त होगी और हमारे पास लाखों करोड़ रुपया हमारे डिपॉजिट में होगा। तो मेरा मानना है कि आपके माध्यम से सरकार को खुद बिल्डर बनना चाहिए, सरकार को खुद डेवलप करना चाहिए, ताकि जो बिल्डरों को 5,000 करोड़ 20,000 करोड़ जैसे धारावी में करोड़ों रुपए का हिसाब लगा रहे, सरकार के लोग भी लगा रहे, विपक्ष भी लगा रहे। जो वो विपक्ष में थे वो विरोध कर रहे थे, सत्ता में आए तो वो सपोर्ट कर रहे हैं, और जो तभी सरकार में तो वो विरोध कर रहे हैं। तो मैं कहता कि एक अंबानी अदानी को कुछ गाली देकर उस पर आरोप लगाकर कुछ नहीं होगा। सरकार को इन सबको हटाकर स्वयं बिल्डर की भूमिका में आना चाहिए। तो मेरा मानना है कि आने वाले 2 सालों में मुंबई डेवलप भी होगी, विकसित भी होगी, झोपड़पट्टी मुक्त भी होगी, और हमारी जो महाराष्ट्र सरकार है यह पूरे विश्व की सबसे अमीर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछ रहा हूँ उसका आई थिंक सेंस तो नहीं है, फिर भी मुझे पूछना पड़ेगा। क्या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पहले से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो गया है, आपको लगता है? मेरा मानना है कि केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार ने जो अलग अलग मूवमेंट की, थोड़ा डर बना हुआ है, खौफ है, और दुर्भाग्य से वो 100% पारदर्शक नहीं बना हुआ है। कल का ही मैं उदाहरण देता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने एक नया जीआर लाया है, जो आरटीआई 10 रुपये मिलता है पूरे देश में, उसको उन्होंने 30 रुपया कर दिया है। ओके। प्रथम अपील जो 20 रुपये में होती थी उसको 50 कर दिया है। सेकेंड अपील फ्री थी, जो केंद्र में यहाँ पर 20 रुपये, उसको 100 रुपये की है, कोई तुक नहीं। तो 2 रुपये में जो कागजात मिलने वाले थे उसको 5 रुपये में कर दिया। और जब कोई अपील करने जाता है, कई बार वो बेचारे अनपढ़ होते हैं, नॉलेज नहीं हो, तो सरकारी वकील की या कोई वकील की सहायता लेता है, उन्होंने वकीलों को भी बैन कर दी है ना। कहीं ना कहीं तो सरकार क्या करना चाहती है? मेरा मानना है कि जो आरटीआई का सेक्शन 4 है वो 2002 से लेकर आज तक किसी ने इम्प्लीमेंट नहीं किया। क्या किसी सूचना आयुक्त ने, किसी सरकार ने किन अधिकारियों को सस्पेंड किया है स्वयंस्फूर्त होकर? उसमें भी जवाब देना चाहिए, क्योंकि आरटीआई में सेक्शन 4 कहता है कि सरकार को अपने 17 कामों की सूचना सार्वजनिक करनी चाहिए। आपने उस पर काम नहीं किया, आप सूचना लेने वाले लोगों पर 150 शब्दों की मर्यादा डाल रहे हो। ये कानून काला कानून है। जो इन्फॉर्मेशन 10 रुपये मिलती थी, अपने 30 रुपये क्यों किया? उस पर अपने लोगों के मत क्यों नहीं मांगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। एक जगह पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पारदर्शक होने का दावा कर रहे हैं, सब चीज़ों को ऑनलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी जगह शायद उनको पता भी नहीं होगा 30 रुपया 50 रुपया 100 रुपया, शायद वो भी नहीं मानेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो 10 रुपये में इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, प्रथम और द्वितीय अपील को फ्री कर दिया है, और हमारे गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र 10 का 30 कर रही है, 20 का 50 कर रही है और 20 का 100 कर रही है। तो कहीं ना कहीं तो सरकार को इस बात को सोचना चाहिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। एक जगह पारदर्शी होने का दावा कर रहे हैं, दूसरी जगह सूचना अधिकार के नियमों को और कड़क करके कहीं ना कहीं तो लोगों को उस सूचना लेने से के लिए वो आमंत्रित तो नहीं कर रहे, उल्टा बोल रहे कि आप मत कीजिए, 30 रुपये लगेगा। तो ये चीज़ों को रोकने की आवश्यकता है। लॉयर्स क्यों बंद कर दिए? आप लॉयर नहीं ले सकते? उनको लगता था कि लॉयर आएंगे तो ज़्यादा झंझट करेंगे, ऐसा उनकी सोच हो सकती है। लॉयर तर्क देंगे, फिर वो चीज़ों को और बड़ा करेंगे, टाइम होता है। तो तर्क तो उनको ही पूछना चाहिए, हमने लॉयर को क्यों बंद किया है? हमारे वकील समुदाय बहुत बड़ा समृद्ध समाज है, काफ़ी मूवमेंट वाला समाज है। निश्चित तौर पर 2-4 दिन में कोई उस पर खिलाफ मूवमेंट भी करके पिटिशन भी डाल सकता है, क्योंकि वो खुद ही वकील है, तो उनको ना किसी वकील को फीस देनी पड़ेगी। मेरा आपके माध्यम से सभी वकीलों को आह्वान है कि आने वाले दिनों में ये चीज़ों को देखिए। ये तो आज सूचना आयोग में आपको पाबंदी लगाई है, कल हर जगह पर आपको पाबंदी लगाने की नई कवायद शुरू हो सकती है। सर, ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसके ऊपर ही, मुंबई के लोगों को सबसे ज़्यादा किस मुद्दे पर जागरूक होना चाहिए? देखिए, मुंबई के लोगों को हर समस्या में जागरूक होना चाहिए। आप जिस सोसाइटी में रहते हो, जिस परिसर में रहते हो, वहाँ पे स्वच्छता होनी चाहिए,
वहाँ पर कोई गलत काम हो रहा है उसको रोकने की आवश्यकता है। कोई अतिक्रमण हो गया तो उसकी शिकायत कीजिए हमारे अलग अलग माध्यम है। हर बार आप सरकार, नगर सेवक, एमएलए पर डिपेंड मत रहिए। आप एक अलर्ट सिटीजन बनिए, शिकायत कीजिए, शिकायत का सामना कीजिए। निश्चित तौर पर आपकी एक छोटी सी पहल समाज को परिवर्तन लाने में मदद कर सकती है। सर, आपको लगता है कि अगर आरटीआई और एआई अगर दोनों मिल जाएंगे तो क्या डेवलपमेंट्स होंगी? देखिए कि आरटीआई की एक लिमिट है। आरटीआई में क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है उस पर एक निर्बंध है। कई बार जो गोपनीय इन्फॉर्मेशन है कुछ चीज़ें आपको नहीं मिलती। अगर एआई आएगा तो एआई सबका खुलासा करेगा। एआई काफ़ी एडवांस है। एआई तो आने वाले भविष्य की भी चीज़ बताता है, वर्तमान का भी आपको एहसास कराता है और भूतकाल की भी जानकारी देता है। तो निश्चित तौर पर दोनों चीज़ों का अगर संगम होगा तो निश्चित तौर पर जो सूचना की क्रांति है, जो पारदर्शिता है उसमें बढ़ोतरी होगी। और सरकार तो एआई को खुद प्रमोट कर रही है, लेकिन दुर्भाग्य से कल जो उन्होंने जीआर लाया आरटीआई को रोकने का, तो मुझे कहीं ना कहीं तो सरकार की जो मंशा पर भी शंका हो रही है, या सरकार को पता नहीं है, अधिकारी अपनी जान बचाने के लिए कहीं ना कहीं तो अपने को फांसी का जो फंदा उन पर जो गहराता जा रहा है उसको रोकने के लिए इस तरह की कवायद कर रहे हैं। सर, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स की परफॉर्मेंस के ऑडिट होना चाहिए? निश्चित तौर पर पब्लिक जो रिप्रेजेंटेटिव है, आपको बताना चाहता हूँ कि जो कलेक्टर डिपार्टमेंट है, हमारा लोकसभा सचिवालय, राज्यसभा सचिवालय, उन्होंने सभी रिप्रेजेंटेटिव की जानकारी, कितनी बार उन्होंने अटेंड किया है, क्या क्या काम के लिए उन्होंने सरकार से सवाल पूछे, उसकी जानकारी को अपलोड की है। लेकिन एज अ रिप्रेजेंटेटिव उनको भी अपनी खुद की वेबसाइट बनानी चाहिए कि मैं कितनी बार विभाग में उपलब्ध हूँ, मैंने क्या क्या सवाल पूछे, मैंने क्या काम किए, क्या मेरे प्रपोजल है। अगर रिप्रेजेंटेटिव लोगों के बीच में जाकर अगर अपने खुद को ऑडिट करता है तो उसके आने वाले चुनावी प्रचार की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जनता को उसकी ऑडिट करने के बजाय रिप्रेजेंटेटिव खुद की ऑडिट खुद करेगा तो उसके लिए भी लाभदायक होगा। उस पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, जो उस विभाग में ध्यान न देने के आरोप लगते हैं, उसमें उसका बचाव भी हो सकता है। एज अ सिटीजन उनको भी जाके उस रिप्रेजेंटेटिव की ऑडिट करने की आवश्यकता है। महानगर पालिका है, म्हाडा है, कलेक्टर डिपार्टमेंट है, उन्होंने क्या काम किए है, महापालिका का सचिवालय विभाग है, विधानसभा में सचिव विभाग है, वहाँ जाकर पूछ सकते हो कि हमारे एमएलए ने, हमारे एमपी ने, हमारे नगर सेवक ने क्या क्या सवाल पूछे हैं, कितने कामों में हिस्सा लिए। तो पब्लिक को भी ऑडिट करनी चाहिए। अगर रिप्रेजेंटेटिव स्वयं स्फूर्त होकर अगर करता है तो निश्चित तौर पर उसका उसको बड़े पैमाने पर लाभ मिलेगा। ठीक है सर, एक पब्लिक क्वेश्चन है, आरटीआई किन किन क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे सकती है पब्लिक देखो को? आरटीआई तो सिंपल है। आरटीआई सवालों का जवाब नहीं देती, नंबर वन। किंतु परंतु का जवाब नहीं देती। वो ये क्यों हुआ, कैसे होगा, क्या हुआ, उसका जवाब नहीं देती। आरटीआई सिर्फ डॉक्यूमेंट पर बेस है। आपको जो भी सरकारी दस्तावेज है उसकी जानकारी मांगनी है, उसकी कॉपी मांगनी है, उस सरकारी दस्तावेज में सभी जानकारी उपलब्ध होती है। तो मेरा आपके माध्यम से लोगों को अपील है कि आप सवाल मत पूछिए, किसी के पर्सनल लाइफ के सवाल मत पूछिए क्योंकि वो आरटीआई के दायरे में नहीं आता है। आप सार्वजनिक हित को रखते हुए प्रोजेक्ट के जो पेंडिंग्स है, नगर सेवक ने क्या काम किया, एमएलए ने क्या काम किए, उसकी जानकारी मांगे तो निश्चित तौर पर आपको जानकारी आसानी से मिल पाएगी। जी सर, कुछ यूथ के ऊपर मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है आज के स्टूडेंट्स को किस चीज़ को सबसे ज़्यादा इग्नोर कर रही है आज के समय? देखिए कि उनको सबसे पहला जो एक प्रकार का जो इंडिया में, खासकर भारत में और जो महाराष्ट्र में, मुंबई में जो फैशन चल रहा है, जो एक दिखावा चल रहा है, जो बनावटगिरी चल रही है, उससे बचना चाहिए। विद्यार्थियों को, छात्रों को आपके माध्यम से अपील है, अपने जो उनका जो अभ्यास है, जो स्टडी पर फोकस करे। अधिक से अधिक समय अगर आपने स्टडी पर फोकस किया तो आपको अच्छे परसेंटेज मिलेंगे, और अच्छे परसेंटेज मिलेंगे तो आपको ऑनलाइन एडमिशन मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि आज कई लोगों को कम परसेंट की वजह से अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता है, तो कहीं ना कहीं तो उनमें एक डिप्रेशन आता है। दूसरी बात, जब आप जिस कॉलेज के परिसर में जाते हो, स्कूल के परिसर में जाते हो, तो वहाँ पर जो एक गैदरिंग होती है वो गैदरिंग कभी पॉजिटिव नहीं होती है। तो वो गैदरिंग की वजह से आप गलत राह में चलते हो, सिगरेट पीना, चरस गांजा करना या कुछ गलत चीज़ों में आप इन्वॉल्व होते हो। तो मेरा कहना है कि आप कॉलेज में जाएंगे तो कॉलेज में आप लेक्चर में बैठिए, लेक्चर के बाद सीधा घर की तरफ जाइए। आप जितना हो सके तो आप अपने स्टडी पर फोकस कीजिए। अगर आप करेंगे तो आने वाले दिनों में आपके जो परिवार है, आपके जो माता पिता ने आप पर ऊपर लाखों रुपया खर्च करके आपको एक स्टडी के लिए आपको चयनित किया, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, अगर आप उन चीज़ों पर आपके स्टूडेंट काल में और या छात्र काल में फोकस करेंगे तो निश्चित तौर पर उसका लाभ आपको भी मिलेगा, आपको परिवार को मिलेगा, आने वाले दिनों में आपके सक्सेस का सबसे बड़ा कारण बनेगा। जी अनिल जी, आप इतना देश विदेश गए हैं, आप स्टूडेंट्स को भी जानते हैं, आपको क्या लगता है कि इंडिया के कितने % स्टूडेंट्स को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के बारे में पता है? मेरे ख्याल से 1% भी नहीं होगा।
ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे कॉलेज में, स्कूलों में संविधान का पाठ पढ़ाया नहीं जाता है। जी। संविधान क्या है किसी को पता ही नहीं है। कई बार मुझे डाउट होता है कि शिक्षकों को भी पता है कि नहीं, उस प्रिंसिपल को भी पता है कि नहीं। क्योंकि हमारे पास जो एक हम शपथ लेते हैं, उस शपथ के बाद सब भूल जाते हैं। अलग अलग स्कूल में अलग अलग संस्कार है। निश्चित तौर पर वो संस्कार उस कॉलेज के अलग अलग उद्देश्यों को लेकर होते हैं, पर कहीं ना कहीं तो हमारे आने वाले दिनों में स्कूल का जीवन हो, हमारा कॉलेज का जीवन हो, कहीं ना कहीं हमें संविधान की पढ़ाई करने की आवश्यकता है। अगर हमें संविधान का पाठ पढ़ाया तो निश्चित तौर पर स्टूडेंट को पता चलेगा कि हमारे अधिकार क्या है, हमारा भारत का संविधान क्या है, हमें किन किन अधिकारियों को वो महत्व देता है, हमारे मौलिक अधिकार क्या है, हमारा शिक्षा का अधिकार क्या है। तो अगर हमने उनको शुरुआत से उसका अभ्यास करवाया या उनको थोड़ा सा उसका प्रबोधन करवाया तो निश्चित तौर पर उसका लाभ उनको सिर्फ कॉलेज में नहीं, क्योंकि डिग्री ये सिर्फ आपको एक लक्ष्य के लिए होती है, लेकिन डिग्री के बाद जो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है वो प्रैक्टिकल नॉलेज आप मतलब जो रटी रटाई जो स्टडी करने से नहीं होता है। उसके लिए आपको एक जो प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, वो नॉलेज आपको संविधान में मिलेगा, अलग अलग किताबों में मिलेगा। आज हमारे पास लाइब्रेरी की संस्कृति लुप्त हो जा रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। अगर आप कॉलेज में जाएंगे तो लाइब्रेरी आपको सुनसान मिलेगी। सुनसान मिलेगी जी। लेकिन हम जब 20 साल पहले कॉलेज में होते थे तो हम लोग लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई करते थे, पेपर पढ़ते थे। एग्ज़ाम के पहला जो पुराने जो हमारे जो परीक्षा के जो पेपर्स होते थे उसको खंगालते थे कि रिपीट क्वेश्चन कितने आए, कौन सा क्वेश्चन पिछले 10 साल में रिपीट हो रहा है। तो हम उसका एक अध्ययन करके हम उस पर ज़्यादा फोकस करते थे ताकि हमको अच्छे मार्क्स मिले। आज जो परंपरा निकल गई है, आज विद्यार्थी कॉलेज के बाद क्लासेस में जाते हैं, ट्यूशन में जाते हैं। 4 घंटा कॉलेज में, 6 घंटा ट्यूशन में, 10 घंटे तो उसके ऐसे ही हो गए। तो घर में जाके सोएगा कभी, अपने हॉबीज़ को कभी पूरा करेगा, परिवार को समय कभी देगा। क्योंकि मेरा मानना है कि स्टडी के अलावा जो हमारा शारीरिक प्रशिक्षण होता है वो भी इम्पोर्टेंट है। चाहे हमें कबड्डी में इंटरेस्ट है, क्रिकेट में इंटरेस्ट है, हमें खुद को इंजॉय करने की आवश्यकता है। तो इंजॉयमेंट स्टूडेंट की लाइफ से चला गया। वो कॉलेज से जाता है ट्यूशन में, उसके बाद वो बच्चों के साथ फिल्म देखने जाएगा, मस्ती करेगा। वो जो उसका शारीरिक प्रशिक्षण भी कहीं ना कहीं तो कम हो रहा है। उसको जाके व्यायाम करना है, कसरत करनी है, स्विमिंग करनी है, टेबल टेनिस खेलना है, बुद्धिबल खेलना है, कैरम खेलना है। उन चीज़ें हमें अब कम पड़ती है क्योंकि हमने ज़्यादा फोकस वो स्टडी पर भी किया है और उसके जो अलग अलग हॉबीज़ है उसको ध्यान नहीं दे रहे। तो हमें आने वाले दिनों में व्यावसायिक प्रशिक्षण की आवश्यकता है। व्यवसाय में क्यों कर रहा हूँ? अगर मुझे इलेक्ट्रॉनिक में इंटरेस्ट है तो मैं इलेक्ट्रॉनिक का अभ्यास करूँगा, मैं फिजिक्स नहीं पढ़ूंगा, मैं साइंस नहीं पढ़ूंगा। हमारे पास सभी पढ़ाई को एक साथ कराया जाता है और बाद में उसको पता चलता है कि मुझे इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। बिना मतलब में उसमें मैंने मेरे 12 साल खराब किए। तो कहीं ना कहीं तो हमारे जो अभ्यास में, हमारी जो स्टडीज़ में भी हमें कई सारे बदलाव करने की आवश्यकता है। जी। एज ए लीडर नहीं, एज ए फादर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। यूथ जो है आज की, क्या सोशल मीडिया ने यूथ को एम्पावर्ड किया है या डिस्ट्रॉयड? देखिए कि सोशल मीडिया एक काफ़ी अच्छा साधन है। सोशल मीडिया आपको यथार्थ का भी परिचय करवाता है, कई बार भूतकाल में भी लेके जाता है और कहीं ना कहीं तो आपको चीज़ को अपडेट करता है। अभी आप उसको किस तरीके से लेते हैं वो उस युवा पर डिपेंड है। अगर आपने सकारात्मक लिया, आपके लिए बहुत बड़ा वो प्लेटफॉर्म है। उसके ज़रिए आप कुछ चीज़ों को डेवलप भी कर सकते हो, कुछ चीज़ों को जान भी सकते हो। अगर आप दूसरे कार्यक्रमों में बिजी हो गए तो आपको डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। तो मेरा मानना है कि सोशल मीडिया ये ऑलवेज आपको एक मार्ग बताने के लिए पथदर्शक हो सकता है, आपको अपडेट कर सकता है। मेरा मानना ये नहीं है कि वो आपको डिस्ट्रॉय करेगा, मगर अगर किसी को डिस्ट्रॉय ही होना है तो उसके लिए सोशल मीडिया कोई आवश्यक पहलू नहीं हो सकता। जी। एक मिनट, हर स्टूडेंट को 18 साल की एज तक क्या जरूर सीखना चाहिए? देखिए सबसे पहले उसको संस्कार की आवश्यकता है। संस्कार के बाद जो हमारा भारतीय संविधान की आवश्यकता है, हमारे भारत के इतिहास की आवश्यकता है, हम जिस शहर में रहते हैं उस शहर के इतिहास की आवश्यकता है और जिस शहर में रहते हैं वहाँ की भाषा का या वहाँ की संस्कृति का हमें आदर करने की आवश्यकता है। अगर अपने 18 सालों में इन चीज़ों को सीखा तो आप जिस देश में रहते हो, जिस राज्य में रहते हो, जिस गाँव में रहते हो, तो कहीं ना कहीं तो वहाँ से आपका एक जुड़ाव होता है। क्योंकि कहते हैं कि आपकी जो मिट्टी होती है, जो आपकी जन्मभूमि होती है, वो भी महत्वपूर्ण है, आपकी कर्मभूमि भी महत्वपूर्ण है। लेकिन दुर्भाग्य से जन्मभूमि और कर्मभूमि में जो एक डिफरेंस है, वो डिफरेंस तो हमेशा रहेगा। दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकते। अगर मेरा जन्म अलग राज्य में हुआ है, मैं कर्म अलग राज्य में करता हूँ, तो मैं जहाँ पर हमारा कर्म हो रहा है उस राज्य को चुनने की आवश्यकता है। जन्म हुआ है, साल में 1 बार जाओगे, 2 बार जाओगे, गाँव वाले आपको पूछेंगे भी नहीं, बोलेंगे अरे आदमी इधर क्यों आया है, ऐसा क्या है इधर,
ये तो 365 दिन मुंबई रहता है। मुंबई रहता है। तो कहीं ना कहीं तो हमें जो अवधारणा को बदलने की आवश्यकता है। हम बिना मतलब गलत चीज़ों के चक्कर में फंस जाते हैं। ना हम गांव के हो पाते हैं, ना जिस शहर में रहते हैं उस शहर के हो पाते हैं। हमने 18 सालों तक इन चीज़ों को देखा, जितने मैंने आपको चीज़ें बताई, तो निश्चित तौर पर वो आपको अच्छा विद्यार्थी बनाएगा, अच्छा छात्र बनाएगा, और उस राज्य का अच्छा नागरिक आपको बनाने में इन चीज़ें आपको काम आएगी। ठीक है। आजकल सोशल मीडिया में सर सिविल सेंस करके बहुत वायरल हो रहा है, तो अगला क्वेश्चन वही है, क्या एजुकेशन सिस्टम में सिविल अवेयरनेस की कमी है? निश्चित तौर पर मैंने आपको कहा ना कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें कई सारे बदलाव करने की आवश्यकता है। जैसे कि जैसे कि अभी मैंने 15वीं तक स्टडी की ओके। या 10वीं तक स्टडी की। जी। मैं सभी चीज़ों में स्टडी कर रहा हूँ जो मैंने पहले ही बताया। तो आपको कहीं ना कहीं तो जो हमारी जो सिविल सेंस है उस पर भी ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में जो विद्यार्थी है, जैसा एआई भी आ रहा है, हाँ। एआई का सबसे बड़ा लाभ ये चीज़ों में हो सकता है। क्योंकि आज जो हमारी जो भारत की जो सरकार है, जो हमारी शिक्षा प्रणाली है, वो भी एआई का नया एक ऐप ला रही है, उसको अपडेट कर रही है। कई सारे कॉलेजेस ने एआई को एक कोर्स बना दिया है, कई सारी यूनिवर्सिटी में एआई बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रही है। तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में विद्यार्थियों को भी उसी तरह जाने की आवश्यकता है। और अगर हमने हमारा सेंस को समझा, उसके रूप में काम किया, तो उस विद्यार्थी को लिए भी लाभदायक हो सकता है, उस देश को भी लाभदायक हो सकता है। फ़ॉरेन में इन चीज़ों को काफ़ी ध्यान रखा जाता है। पहले से ही विद्यार्थियों की जो दिशा तय की जाती है, अगर आपने दिशा ही तय की तो अपनी दशा बदलेगी, अभी दशा बदलेगी तो आपको निश्चित तौर पर सक्सेस मिलेगा। आज हमारा जो युवा है वो कहीं ना कहीं तो कुंठित अवस्था में है, उसको पता ही नहीं कि हमें क्या करना है, हमें किस दिशा में जाना है। माता पिता ने बोला तो माता पिता की सुन रहा है, टीचर ने कहा तो टीचर की सुन रहा है, दोस्त ने बोला तो दोस्त की सुन रहा है, उसका खुद का कोई मन ही नहीं। तो कहीं ना कहीं तो हमें उन चीज़ों को भी डेवलप करने की आवश्यकता है। अगर उन चीज़ों को हमने डेवलप किया, उस पर सरकार काम कर रही है, तो उसमें कितनी सफलता मिलेगी, कितने वर्षों में हम उस पर सक्सेस हो जाएंगे, उसका हम लोग कोई अभी अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो कोई भी नहीं पसंद है आपको? नो वन। और कोई सत्ता में भी जो था तो कोई हाँ, मतलब स्मूथनेस? अब कोई ट्रेनिंग हो गई, कोई इश्यूज पर से काम किया, ठीक है भाई, वेरी गुड, सबने तारीफ की। समय समय की बात है ना कि उन्होंने उस विषय में ध्यान रख के उसको इम्प्लीमेंट किया, तो उस वक्त तक ठीक है। 100% हम किसको 100% मार्क नहीं दे सकते। क्योंकि जब उदय जी थे हाँ, वो अपने भी उसमें, पॉजिटिव थे। आपको वो थे, लेकिन अब वो तो नहीं है। हाँ, तो नहीं, ये तो अपनी जगह पर है ना, लेकिन हाँ। उस वक्त थे तो उन्होंने जो चीज़ें बताई किया। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी चीज़ों में हम आ रहे हैं। अगर आपको महाराष्ट्र की किसी भी एक डिपार्टमेंट की कंप्लीट ऑडिट करने का अधिकार मिले तो आप कौन से डिपार्टमेंट को चुनेंगे? फाइनेंस डिपार्टमेंट, वित्त विभाग। अच्छा। क्योंकि आज हमारे महाराष्ट्र पर 10-10.5 लाख करोड़ का कर्जा है। वित्त विभाग अलग अलग योजनाएं लाता है, फंड को यहाँ से वहाँ करता है। हम वित्त विभाग में जाएंगे क्योंकि कई सारी योजनाएं जिसको वित्त विभाग ने मंजूरी नहीं दी, अगर वित्त विभाग का ऑडिट हो जाएगा, क्योंकि वित्त विभाग से सब जुड़ा होता है। हर एक, चाहे महानगर पालिका हो, सरकार की जिला परिषद हो, जिला पंचायत हो, ग्राम पंचायत हो, हर एक को जो फंड उसी विभाग के जरिए आता है। हर वित्त विभाग का अगर ठीक ठाक से ऑडिट होगा तो कितना करप्शन है, कहाँ पर खामियाँ हैं, कहाँ पर हमको अधिक पैसे देने पड़े, कहाँ पर हमारा राजस्व को नुकसान होना पड़ा है, क्योंकि वो चीज़ें ऑडिट में तो आई जाती है। तो वित्त विभाग ये सबसे महत्वपूर्ण विभाग है। उसके लिए जब अजित पवार थे तो उन्होंने वित्त विभाग अपने पास रखा। इसके पहले भी राष्ट्रवादी ने मुख्यमंत्री पद नहीं लिया था, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उन्होंने वित्त विभाग को अपने पास रखा। अभी मुख्यमंत्री जी ने भी वित्त विभाग अपने पास रखा है। वित्त विभाग एक काफ़ी महत्वपूर्ण विभाग होता है, तो पूरे राज्य को संचालित करने का काम करता है। मैं समझा सर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर है, जैसे आपने लंदन की भी बात की थी, लंदन में आरटीआई नहीं है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आरटीआई एक्ट कल हटा दिया जाए तो देश पर क्या असर पड़ेगा? देखिए कि आरटीआई 2002 के पहले नहीं था जी। 2005 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की यूपी गवर्नमेंट ने पूरे देश में लागू किया। इसके पहले भी आरटीआई नहीं था, तब भी आंदोलन होते थे, मूवमेंट होती थी, लेकिन तभी आसानी से जानकारी नहीं मिलती थी। क्योंकि जब भी हमें किसी करप्शन को लेकर, खामियों को लेकर सरकार को उजागर करना है तो हमें दस्तावेज की ज़रूरत है। 2005 के कानून के बाद हमें सरकार को सवाल पूछने का, दस्तावेज मिलने का अधिकार प्राप्त हो गया। अगर आरटीआई को निकाला जाए तो लोग तो लड़ेंगे, संघर्ष तो करेंगे, और जो हथियार है दस्तावेज का वो आरटीआई के जरिए मिलता है, वो होना बंद हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं तो आरटीआई या आने वाले दिनों में चाहे भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन हो, पारदर्शिता को लेकर आंदोलन हो, उसके लिए आरटीआई सबसे कारगर है। अगर हटा दिया जाए तो फिर एक बार यहाँ पर जो गलत तरीके से जो काम होते थे, अलॉटमेंट होते थे, अलग अलग गलत तरीके से जो फंड का अलॉटमेंट होता था, टेंडर अलॉटमेंट होते थे, उस पर कहीं ना कहीं तो गति मिलेगी अगर आरटीआई इस देश से हटाया जाए तो।
तो लंदन ऐसे ही काम कर रहा है। देखो मुंबई के बाहर, महाराष्ट्र के बाहर, देश के बाहर जो अलग अलग देश है, कई जगह पर आरटीआई नहीं है। वही। वो अपना डायरेक्ट जाइए, एक लेटर लिखिए और आपको 2 दिन में इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। उसको पैसे भरने पड़ते हैं क्योंकि वहाँ पर पारदर्शिता है। अगर आप वहाँ पर कोई करप्शन होगा, डायरेक्ट वहाँ पर कार्रवाई का प्रावधान है। वहाँ पर इस तरह की नहीं कि आप विधानसभा अध्यक्ष की परमिशन लीजिए, एमएलए है तो, एमपी है तो, वहाँ पर डायरेक्ट एक्शन होता है। हमारे पर कहीं ना कहीं तो हमारे संविधान का गलत लाभ लेकर, उसमें गलत प्रावधान करके लोगों ने उन भ्रष्टाचारियों को बचाने की भी कोशिश की है। तो आने वाले दिनों में सरकार को इन बदलावों को रोकने की आवश्यकता है। वो जो गलत चीज़ें है उसे बदलने की आवश्यकता है, ताकि कोई एमएलए हो, अगर कोई भ्रष्ट अधिकारी है, उसके खिलाफ शिकायत होती है तो सरकार को उस विभाग के मुखिया से पहला पूछना पड़ता है, एंटी करप्शन ब्यूरो को। ये आज भी हमारे राज्य में चल रहा है। क्या आवश्यकता है? अगर अनिल गलगली ने सबूत दिए, आप डायरेक्ट उसकी इंक्वायरी कीजिए, इंक्वायरी में दोषी पाए तो कार्रवाई कीजिए। लोकायुक्त तो जो सिफारिश करता है उस पर भी सरकार काम नहीं करती। महाराष्ट्र सूचना आयोग जो सिफारिश करता है उस पर भी सरकार नहीं काम करती। यानी खुद सरकार भारतीय संविधान के तहत जो उन्होंने अलग अलग आयोग बनाए हैं, उन्हें जो अधिकार दिए है, उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार कहीं ना कहीं तो आनाकानी करती है। इनडायरेक्टली उन करप्ट लोगों को बचाने का काम सरकार आज भी कर रही है। सर मुझे इसमें एक बात ऐड करनी है। 1985 का एक केस अभी जाके सॉल्व हो रहा है, 1978 का केस अभी जाके सॉल्व हो रहा है। इतना लंबा प्रोसेस क्या है, आप बता सकते हैं? देखिए हमारे पास जो पेंडेंसी है, क्योंकि हमारे यहाँ पर किसी ने सिविल कोर्ट में केस किया, हाँ वो हार गया, जी वो जाता है दूसरे कोर्ट में, जी फिर हाई कोर्ट में, जी फिर सुप्रीम कोर्ट में। कहीं ना कहीं तो लोगों को भी समझने की आवश्यकता है कि इसके बाद मैं आगे नहीं जाऊंगा, इसके बाद मैं आगे नहीं जाऊंगा। ये पहली बात। दूसरी बात, हमारे पास जो जजों की नियुक्तियां होती है समय पर नहीं होती, तो कई सारे कोर्ट में जज नहीं। आपको लगता है कहीं ना कहीं वो सेटिस्फाई नहीं है उस आंसर से, तो वो आगे जाता है? हाँ मतलब, लेकिन कहीं ना कहीं तो आपको संतुष्ट होना पड़ेगा, क्योंकि आज अगर एक ही व्यक्ति ने एक मामले को लेकर 4 बार केस फाइल की, तो अगर 1 लाख है तो 4 लाख केस हो जाएगी, तो पेंडेंसी 1/4 हो जाती है। तो हमारे आज देश में कई सारे राज्यों में जजेस की कमी है। जो अलग अलग जो छोटे छोटे जो हमारे कोर्ट्स है वहाँ पर जजेस नहीं है। अगर जैसा सूचना आयोग जैसा इंपॉर्टेंट, वहाँ पर आयुक्त तो नहीं थे, तो निश्चित तौर पर पेंडेंसी बढ़ेगी। एक बार पेंडेंसी बढ़ती है तो कम नहीं होती। तो हमारे पास कहीं ना कहीं तो निपटान करने के लिए, जैसे कुछ चीज़ों में जो 2-4 मिनट में उसका जजमेंट हो सकता है, ऐसे केसेस को क्लब करना चाहिए, लोक अदालत का सहारा लेना चाहिए। कई जगह दोनों पक्षों को बुलाकर आमने सामने समझौता करना चाहिए। ये प्रणाली को करते हैं तो निश्चित तौर पर लाखों केसेस का निपटान भी होगा, और जो हमारे कोर्ट की प्रणाली पर, जो हमारे सिस्टम पर जो दबाव बन रहा है, वो दबाव कहीं ना कहीं तो कम होगा। सर क्या सिस्टम में, जैसे आप इतने सालों से सिस्टम के अंदर हैं, आप आरटीआई के साथ काम कर रहे हैं, सिस्टम में जो सच बोलता है उसको रिवॉर्ड किया जाता है या पनिश? देखिए मेरा तो मानना है कि जो सच बोलता है उसको रिवॉर्ड तो दिया नहीं जाता है। मैंने तो सुना नहीं कि किसी को पनिश भी किया जाता है। अगर मैंने गलती की है, अगर मैं अनिल गलगली बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा नाम है, अगर मैंने किसी की हत्या की तो मैं तो बच नहीं सकता हूँ। मैंने कोई डाका डाला तो मैं बच नहीं सकता हूँ। तो कानून जो हमारा है वो किसी को बख्शा नहीं है। कानून अमीरों के लिए भी उतना ही पावरफुल है जितना गरीबों के लिए। तो मेरा मानना है कि जो अच्छा काम करते हैं उनको रिवॉर्ड तो मिलने की आवश्यकता है। सरकार रिवॉर्ड देगी नहीं देगी वो सरकार का निर्णय है, मगर जरूरी है कि रिवॉर्ड मिले। मगर अगर उस अच्छे व्यक्ति ने कोई गलत काम किया तो सजा तो उसको मिलेगी, सजा मिलनी चाहिए, इसमें पक्ष का हूँ। आज तक सबसे बड़ा सबक आपकी ज़िंदगी में आपको क्या मिला? देखिए कि ऐसा कोई सबक तो नहीं बोल सकता हूँ। कई बार हम अच्छे मन से, अच्छे सोच से जब काम करते हैं तो कई बार उसका निगेटिव भी रिफ्लेक्शन आता है, तो हम लोग उसको नज़रअंदाज करते हैं। लेकिन ऐसा 2-3 बार हुआ है कि लोगों ने फंसाने की कोशिश की, मगर एथिक्स था, हमने कुछ गलत नहीं किया, तो उसके से बच गए। तो हम कोशिश करते हैं कि नेगेटिव लोगों से नहीं मिले, हम जिसकी आल्टी डालते हैं उसके संपर्क में नहीं जावे, उससे बातचीत नहीं करें। उसके पक्ष से कोई आए तो उसको मिलने की कोशिश मत कीजिए। तो जितना उन लोगों से बचोगे उतना आप बचोगे। ये ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक है। अगर आपने उनके प्रलोभन में चले गए, उनके कुछ बातों में चले गए या किसी दबाव में चले गए, तो निश्चित तौर पर आपका नुकसान होगा, क्योंकि आपका मन भी होता है। अगर मैंने, जैसे कि बिल्ली आँख बंद करके दूध पीती है तो लगता है कि कोई देख नहीं रहा है, बिल्ली को पूरी दुनिया देखती है। तो वैसा ही मूवमेंट है। सामाजिक कार्यकर्ता हो, आल्टी कार्यकर्ता हो या कोई भी नागरिक हो, उसे जो भी काम करना है तो ईमानदारी से कीजिए, प्रामाणिक से कीजिए। आप किसके दबाव में आएंगे तो निश्चित तौर पर आपका उसको नुकसान उठाना पड़ेगा। जी, हमारे पॉडकास्ट का एक आखिरी पार्ट होता है सर, जहाँ पे हम आपको एक शब्द देंगे और आप उसके बारे में बताइए।
कि आप क्या सोचते हैं उसके बारे में? पहला अवेयरनेस। देखिए कि जागरूकता काफ़ी बड़ी चीज़ है। जागरूकता आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। चाहे आप बचपन से लेकर युवा अवस्था तक या जो प्रौढ़ अवस्था तक, जागरूकता से ही आपका विकास हो सकता है। कि जागरूकता के कई सारे आयाम हैं। चाहे वो जो हमारे दूध में जो मिलावट हो, दवाई डुप्लीकेट हो, या हम जो कोई खाने की चीज़ करते हैं, जैसे तुकाराम मुंडे जी का मैंने उदाहरण दिया, उन्होंने जागरूकता लाने का काम किया। क्योंकि जागरूकता के लिए लोगों का भी सहयोग की आवश्यकता है। लोग आगे बढ़ेंगे तो जागरूकता को बल मिलेगा, और जागरूकता से हमारा जीवन और अच्छा बन सकता है। जी। दूसरा है आप अपने हिसाब से बताइए अगर आपको बताना है तो, बीजेपी देखिए, सोचते मैं हैं? किसी पार्टी के बारे में वैयक्तिक टिप्पणी नहीं करूँगा। हर पार्टी की अपनी, सत्ता में अभी वही है इसलिए। हाँ, सत्ता में जो भी पार्टी होती है वो अपनी बात को मनवाती है, अपनी आइडियोलॉजी को लोगों तक लेके जाती है। लेकिन उस आइडियोलॉजी को लेते जाते वक़्त कई सारे उससे खामियाँ भी होती है, गलतियाँ भी होती है। इसके पहले कांग्रेस पार्टी थी, कई राज्यों में अलग-अलग पार्टियों का राज्य है। तो मेरा मानना है कि आप अपनी आइडियोलॉजी को शत प्रतिशत पूर्ण कीजिए, लेकिन उसके लिए आम जनता, किसी को गृहीत मत धरिए। उसकी वजह से कोई इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। आप अपनी आइडियोलॉजी को जब लोगों तक लेके जाते हैं तो निश्चित तौर पर वो आपका अधिकार है। लेकिन उसके लिए किसी की बलि मत चढ़ाइए, किसी को टारगेट मत कीजिए। अपनी आइडियोलॉजी को लोगों तक आसानी से लेके जाइए। जो आपको स्वीकार कर रहे हैं, उसको स्वीकार कीजिए। जो आपको नकार रहे हैं, तो उसको वापस स्वीकार करने के लिए आप मजबूर मत बनाइए। आखिरी शब्द है टेक्नोलॉजी। देखिए, तकनीक ये ऐसी चीज़ है कि तकनीक हर क्षेत्र में बड़ा काम कर रही है। पहले हमारे पास खेती थी, खेती में जो तकनीक आई, तकनीक से खेती में समृद्धि हुई, किसानों को लाभ हुआ। जो हमारी जो पढ़ाई थी, जैसा हमारे जो एजुकेशन है, उसमें तकनीक आई, तकनीक से उसमें एक प्रकार का गुणवत्ता बढ़ गई। हमारी जो वो सरकारें काम करती है, उसमें जो नई-नई तकनीक ने विकास लिया, जैसे कि आज बुलेट ट्रेन का काम मुंबई से लेकर वहाँ तक चल रहा है। टेक्निक्स के पता नहीं चल रहा कि बुलेट ट्रेन का काम चल रहा है। मेट्रो 3 बन गई, जो आज विश्व की सबसे बेहतरीन मेट्रो 3 बताई जाती है। उसने जो तकनीक से काम किया, क्योंकि पता नहीं चला कि हमारे सड़क के नीचे से मेट्रो का काम चल रहा है। बनने के बाद लोगों को पता चला, अरे बाप रे! इतने अंडरग्राउंड काम हुआ है। तकनीकें हमेशा विकास की तरफ लेके जाती है, समाज को विकसित करती है, सरकार को विकसित करती है। जब तक समाज विकसित नहीं होता है, तब तक उस समाज में रहने वाला आदमी विकसित नहीं होता है। तो तकनीक का सबको स्वागत करना चाहिए। पहले हम बैलगाड़ी से चलते थे, बाद में हमारा साइकिल आई, साइकिल और मोटर गाड़ी आई। पहले हमारे पास टेलीफ़ोन नहीं था, टेलीफ़ोन आया, फिर मोबाइल आया, पेजर का ज़माना था। आज हमारे पास व्हाट्सएप है, ट्विटर है, फेसबुक है। ये तकनीक ने हमको समृद्ध किया है। कि किसी भी देश की पहचान तकनीक से होती है। अगर आपने तकनीक के साथ जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, उसको साथ में लेकर चले, तो निश्चित तौर पर तकनीक ये हर एक राज्य के लिए विकास का मार्ग है। हर एक नागरिक को विकसित करने में सहायक साबित हो सकती है। जी। अनिल जी, आखिरी जो क्वेश्चन है वो मेरा ये है कि अब सारे कैमरा आपकी तरफ आएँगे। आप बहुत सोच समझ के इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है? भारत के युवा को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये बात मैं आपको पहले समझा देता हूँ, क्योंकि कोई और देश का, कोई और कंट्री का पर्सन आता है, एक इंस्टाग्राम में एक अकाउंट बनाता है और हमारे युवा को बोलता है कि चलिए सब जुड़ते हैं और हमारे देश के इस पर्सन को हटा देते हैं। या फिर आप बेरोज़गार इसलिए हैं क्योंकि आपकी गलती नहीं है, सरकार की गलती है। ना कि हम जैसे स्टूडेंट जो 16 साल, 17 साल के एज में ये घर से निकलते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो आप क्या बोलना चाहते हैं युवाओं को? क्या मैसेज देना चाहते हैं? सारे कैमरा आपकी तरफ है। देखो, भारतीय युवाओं को मैं आपके माध्यम से इतना ही बताना चाहता हूँ कि देखिए, भयकाओ मत आइए। जो भी चीज़ सोशल मीडिया के माध्यम से आ रही है, उसका पहला परीक्षण कीजिए, निरीक्षण कीजिए, उसके सच को समझिए। अगर आपने सच को समझा, तो निश्चित तौर पर आप भड़केंगे नहीं। दूसरी बात, जब इस तरह की मूवमेंट होती है, तो अगर आपको लगता है कि मुझे समाज में सुधार करना है, परिवर्तन करना है, तो आप किसी पार्टी को में शामिल हो जाइए। उस पार्टी में शामिल होकर आप काम कीजिए, ताकि जो आपका जो लक्ष्य है, उसे पूरा करने में आपकी पॉलिटिकल पार्टी मदद करेगी। तीसरी बात है, अगर आपको लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी सब बदमाश है, तो आप सामाजिक संगठन बनाइए, एनजीओ बनाइए, उसके माध्यम से काम कीजिए। अगर आपको वो भी नहीं करना है, तो युवा के माध्यम से आप अवेयरनेस कीजिए। जो सबसे पहले आपने शब्द का इस्तेमाल किया था, अवेयरनेस ये सबसे बड़ा आपका हथियार है। आप किसी भी क्षेत्र में अगर आपने अवेयरनेस किया, चाहे धर्म के मामला हो, समाज का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, संस्कृति का मामला हो, राजनीति का मामला हो, या सरकार का मामला हो, अगर आपने हर जगह पर जागरूकता का फैलाने का काम किया, तो निश्चित तौर पर आप किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। किसी के बहकावे में आकर कोई चीज़ का निर्णय मत लीजिए। स्वयं उसका परीक्षण कीजिए, अपने स्वयं विवेक बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको लगा कि ये चीज़ सही है, तो उसको कीजिए।
आपको लगा नहीं है तो मत कीजिए। अगर भारतीय युवा ने इस चीज़ को समझा तो निश्चित तौर पर भारतीय युवा आने वाले दिनों में भारत का लोकतंत्र का सबसे सजग पैरी बन सकता है, सबसे बड़ी बुलंद आवाज़ बन सकता है, और युवा अपने माध्यम से समाज में जो दबे कुचले, जो पीड़ित लोग हैं, उन्हें न्याय दिलाने में सक्षम हो सकता है। जी, चलेगा। अनिल जी, हमारा यही पॉडकास्ट था। थैंक यू सो मच आपके समय के लिए। धन्यवाद। जी, मिलते हैं नए पॉडकास्ट में नए गेस्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।